नमस्ते इंडिया। सो गाइस, वेलकम टू सीए हब क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त जुझार सिंह। ठीक है, यस आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं जल्द ही आपको भी सीए बनाऊंगा, बिलीव मी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अपन ने एक चैप्टर शुरू किया था, नाम था उसका कंसाइनमेंट। क्या था? कंसाइनमेंट। एंड कंसाइनमेंट में अपन ने क्या देखा कि सर देखो, गुड्स सेंड होता है, बराबर खर्चे होते हैं, कंसाइनर करता है, कंसाइनी करता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। ये सारी चीजें अपन ने अभी तक देखी है। पर अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं पार्ट 1 में, अच्छा अगर मान लो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, उसमें दे रखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, वहां पे लिंक मिलेगा, वो पहले पार्ट 1 देखो फिर पार्ट 2 देखना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी तक जो भी अपन ने देखा है उसमें अपन ने देखा कि जो गुड्स होता है ना, वो भेजता है, वो कॉस्ट पे भेजता है। किस पे भेजता है? कॉस्ट पे। सर कॉस्ट पे भेजता है मतलब क्या होता है, हमको समझा दो। तो देखो बेटा, बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको कोई गुड्स भेज रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये पेन भेज रहा हूँ, ठीक है, आप पेन बेचोगे। तो मैंने बोला देख बेटा, मैंने ये पेन ना 10 रुपए में ली है, तो इसको 18 रुपए में बेच देना। तो मैंने भेजा, तो मैंने बोला 10 रुपए की पेन है, तो क्या तुमको कॉस्ट मालूम है? यस सर, तुमको कॉस्ट मालूम है, 10 रुपए में ली है। और तुमको पता है कि तुम इसको बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो 18 रुपए में बेच रहे हो, यानी 8 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं। और खर्चे हो गए तो 1-2 रुपए खर्चा माइनस कर लो, तो बच्चा हुआ प्रॉफिट हो गया, राइट। तो मुझे बताओ, मेरे दिल में एक डर रहेगा, हमेशा एक डर, एक फियर रहेगा। और वो डर या फियर क्या होगा, सोच के देखो तुम। कि सर अगर तुमको प्रॉफिट पता चल गया, तुमको, क्योंकि तुमको पता कि सर ने इतने में लिया और इतने में बेच रहे हो, तो तुमको एक एस्टिमेट है कि इतना सर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर तुमको प्रॉफिट पता चलता है तो क्या हो सकता है बताओ? ऐसा मेरे लिए क्या नेगेटिव हो सकता है तुम्हारी तरफ से, जो अगर तुमको प्रॉफिट पता चला तो बताओ। सिंपल है सर कि हम भी, तुम क्या सोचोगे कि सर ने 10 रुपए में लिया और ऑलमोस्ट 18 रुपए में बेच रहे हैं, 2-3 रुपए खर्चा मान लो, तो भी सर 5 रुपए पर पेन कमा रहे हैं, 5 रुपीज पर पेन। और वो सेल कौन कर रहा है? तुम, यानी तुम ही सेल कर रहे हो। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि क्यों ना मैं खुद जाके इस मैन्युफैक्चरर से ये पेन ले लो डायरेक्ट और मैं ही बेचूं, तो पूरा प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, कमीशन पे धंधा क्यों करूं? समझ में आया? ये तुम्हारे दिल में क्यों आएगा, दिमाग में क्यों आएगा बताओ? क्योंकि तुमको अभी कॉस्ट पता है, तुमको एक आइडिया है मैं कितना कमाता हूं इसके लिए। बट अगर तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया आएगा ही नहीं तो तुम कभी सोचोगे नहीं। तुम बोलोगे पता नहीं सर, 2 रुपए 1 रुपए पता नहीं कितना कमा रहा है, कौन क्या है। तो तुम छोड़ो, तुम बोलोगे जाने दो, छोड़ो यार, अपना कोई मतलब नहीं है, राइट। बस यही डर एक कंसाइनर के दिमाग में भी रहता है कि कंसाइनी को पता चल गया कि ये मैंने गुड्स कितने में खरीदा है और कितने में बेच रहा हूं, तो वो भी ये बिजनेस ओपन कर सकता है, राइट। इसलिए कंसाइनी जो होता है ना, वो कंसाइनर जो होता है, सॉरी, वो स्मार्ट होता है। क्या होता है? SMART, स्मार्ट। तो वो क्या करता है, वो कंसाइनी को कभी बताएगा ही नहीं मैंने कितने में बनाया या कितने में खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मान लो डीलर हो, ठीक है, तुम एक होलसेलर हो, तुम चीजों को बेचते हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भैया ये चीज है, इसको इतने में बेचना है। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने इसको इतने में बनाया। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमको मालूम है कोका कोला की बोतल कितने में बनती है? आंसर इज नो। ठीक है, चाहे तुम डीलर हो गए ना, तो भी तुमको नहीं मालूम होगा, क्योंकि कंपनी कभी बताएगी नहीं कि मैंने इतने में बनाया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस कंसाइनर को भी यही डर होता है कि कितने में बनाया है, इसको पता नहीं चलना चाहिए। तो अब क्या करता है, वो पता है, वो कंसाइनर को कभी ऐसा बोलता ही नहीं है मैंने इतने में खरीदा है या कॉस्ट मेरा इतना है। वो कंसाइनर को जब गुड्स भेजता है ना, तो वो इनवॉइस पे भेजता है। किस पे भेजता है? इनवॉइस पे। इनवॉइस का मतलब है जितने में सेल करना है उतने में। तो सिंपल सा है, कंसाइनर बोलेगा, मैं तुमको अभी क्या बोलेगा कि देख भाई, जो भी तुम्हारा नाम है XYZ, गोलू मोलू, तो देख गोलू, क्या करने का है, ये पेन तुझे बेचने का है, ये पेन तुझे बेचने का है और 18 रुपए में बेचने का है, या ज्यादा में बेच चलेगा, बट 18 रुपीज इज MRP या इनवॉइस प्राइस की मान लो। क्या ये तुमको समझ में आया? अब तुम इसको 18 में बेच सकते हो, ज्यादा में भी बेच सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो अब क्वेश्चन क्या है, क्या तुमको कॉस्ट मालूम है मैंने कितने में लिया? मैंने 2 रुपए में लिया, 1 में लिया, 5 में लिया, तुमको मालूम नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी को बोलते हैं गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। तो इसको अपन लिखेंगे गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। क्या लिखते हैं इसको? गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? डन? आई थिंक क्लियर होगा तुमको, यहां तक समझ में आ गया होगा कि गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस क्या होता है, राइट। अभी अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो समझो। तो मान लो फॉर एग्जांपल, ये तुम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है, अपने को अकाउंटिंग से मतलब है। तो ये देखो, अगर तुमने एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, ठीक है, और मैंने तुमको गुड्स भेजा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री होती है टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट।
अब मुझे बताओ, जब मैंने गुड्स तुमको भेजा है तो मैंने कितना प्राइस बोला था? क्या 10 रुपए बोला था, या 18 बोला था, 18 बोला था? सर 18 बोला था। तो बेटा मैंने एंट्री भी कितने से पास की होगी? 18 से, इनवॉइस प्राइस से, ना कि कॉस्ट से। क्या ये आपको समझ में आया? अरे कॉस्ट से पास करूंगा तो तुमको पता चल जाएगा ना। तो मैंने जब भेजा होगा तो मैंने उसका कौन सा प्राइस बुक में लिखा होगा? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, डन। अब मान लो अगर तुम इसको बेच देते हो बाय सेल, यानी बाय कंसाइनी भी होता है, और तुम मान लेते 18 रुपए में बेच देते हो, तो ये 18 रुपीज हो गया। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा मैं तो उसमें तो कोई प्रॉफिट या लॉस दिख ही नहीं रहा है ना। 18 में लिया, 18 में बेचा, बट क्या रियल में मुझे 0 प्रॉफिट हुआ है? नहीं सर, आपने ओरिजिनल 10 में लिया है, आपको 8 रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे 8 कैसे लाओ? क्योंकि आप इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने सेल भी इनवॉइस पे किया है, तो फिर प्रॉफिट का गड़बड़ हो गया। इस केस में देखो ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता तो दिक्कत होती ही नहीं ना। अरे मैंने क्या 10 रुपए लिखा है इधर? नहीं सर, देखो मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने 18 रुपए लिखा है। मैंने 10 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। 10 लिखा होता तो 10 में लिया, 18 में बेचा, 8 का प्रॉफिट हो गया। 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, पीएनएल अकाउंट, 8 रुपए सीधा आ जाता। पर तकलीफ ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा ही नहीं है। अब क्या करें बताओ? अब क्यों नहीं लिखा वो तुमको बताया कि रीजन ये XYZ था। अब साल के एंड में मैं क्या करेगा? साल के एंड में मैं क्या करेगा? मैं इसको 10 पे लेके आएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो 18 लिखा, 10 पे क्यों लेके आ रहे हो? वो 18 तब लिखा था जब उसको गुड्स भेजना था। अब साल का एंड हो रहा है तो बुक्स तो मेरे पास है ना, तो मैंने 18 पे तब रिकॉर्ड किया था। अब तो मैं सही कर सकता हूँ ना। तो अब मैं सही करेगा। अब मैं सही कैसे करेगा मुझे बताओ? सर सिंपल है, अगर 18 लिखा है, 10 लिखना था, तो क्या कीजिए आप? सिंपल से काम कीजिए, वहां से -8 कर लीजिए, बराबर है। पर तुमको पता होगा अकाउंटिंग में -8 करना अलाउ नहीं है। तो क्या करते हो? सर माइनस करना है तो हम अपोजिट साइड में लिखते हैं। कहां पे लिखते हो? अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे बेटा अपने को अपोजिट साइड में लिखने का है, तो यहाँ पे मैं अपोजिट साइड में लिख दूंगा बाय 8 रुपीज। तो मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट देखो कितना आया? 24 इधर, 18 उधर, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? जो कि सही था। बिल्कुल सर, समझ में आया। सो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ? 8 रुपीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मुझे बताओ, अब मैंने जो एंट्री पास की थी उस टाइम पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को क्या किया था बताओ? क्रेडिट किया था। तो अब डेबिट करना पड़ेगा, तो सेम अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बट यहाँ पे एक नया चीज मैं लिख रहा हूँ ताकि तुमको पता चलेगा। ये प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट है, तो ये लोडिंग है। क्या है इसकी? ये लोडिंग। इसको लोडिंग बोलते हैं, LOADING, लोडिंग। क्या ये आपको समझ में आया? मतलब ये वही प्रॉफिट है जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया था उस टाइम पे, बस। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। तो दिस इज माय 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 8 रुपीज, जो कि सही है। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड। तो हमको क्या करने का है? जहां पे हमने इनवॉइस प्राइस लिया है, जहां पे इनवॉइस प्राइस लिया है उसके उसमें से वो माइनस करना है प्रॉफिट वाला पार्ट। तो उसको माइनस करने के लिए अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा? अपोजिट साइड में। क्या ये तुमको समझ में आया? तो एक तो हमने लिखा है, सबसे पहला हमने लिखा है गुड्स सेंड में। कहां पे लिखा है? गुड्स सेंड में। चलो दूसरा दूसरा देखो बेटा। अब मान लो एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। आपने लिखा यहां पे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखा आपने? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ पे 18 लिख दिया, बराबर है। और मैंने बोला तुमने उसका लोडिंग उसी टाइम पे यहाँ पे निकाल दिया होगा बाय लोडिंग लिख के। कितना लिखा होगा? 8 रुपया। अच्छा, अपन हमेशा तभी लिख देंगे, ठीक है। तो बाय लोडिंग आपने लिख दिया 8 रुपया। अभी ये गुड्स सेल नहीं हुआ बेटा, अभी ये गुड्स तुम्हारा सेल नहीं हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इस तरह क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा आ गया, ठीक है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आ गया। मुझे बताओ कितना वैल्यू आएगा? सर 18 रुपीज, क्योंकि सामने वाले को तो 18 ही पता है, इनवॉइस प्राइस ही पता है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस से आएगा। ये इनवॉइस प्राइस था, बट इसका लोडिंग अपन ने सामने लिख दिया, राइट, इधर। और यहाँ पे इनवॉइस प्राइस है तुम्हारा 18, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ क्या लॉजिकली ये सही है? क्या तुम्हारा स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होता है, कॉस्ट पे होता है? सर कॉस्ट पे होता है। तो यहाँ पे भी अपने को इधर से लोडिंग माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं वापस लोडिंग माइनस कर लेगा 8 रुपया। तब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इस बार क्लोजिंग स्टॉक नाम नहीं लिखेंगे, इस बार क्लोजिंग स्टॉक की जगह पर अपन वर्ड लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व, ठीक है, अंडरस्टूड। और एक क्लोजिंग स्टॉक पे इसलिए स्टॉक रिजर्व CD यानी कैरी डाउन। तो ये स्टॉक रिजर्व का बैलेंस है, कैरी डाउन। क्या ये तुमको समझ में आया?
तो हमने इधर इनवॉइस प्राइस लिखा था गुड्स सेंड पे, तो इसका लोडिंग अपोजिट साइड में लिख दिया गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट और ब्रैकेट में लिख दिया लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका लोडिंग अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको दो चीज का लोडिंग हमेशा निकालना है, गुड्स सेंड का, ठीक है, और सामने क्लोजिंग स्टॉक का। अच्छा, कभी कभी ये गुड्स रिटर्न भी होता है, तो मुझे बताओ जो रिटर्न हुआ होगा, ठीक है, तो आप कहां पे लिखते हो कंसाइनमेंट में? तो सर गुड्स रिटर्न अपना इधर आता है, बाय गुड्स रिटर्न, आप एंट्री का पास कीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और इधर ब्रैकेट में लिखते हो रिटर्न। क्या लिखते हो? रिटर्न, ठीक है, क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। अगर ये भी इनवॉइस प्राइस पे तो इसका लोडिंग भी सामने लिखना पड़ेगा, तो हम वो लिखेंगे बट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न और ब्रैकेट में लिखेंगे उसका लोडिंग। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये तीन चीजों पे हमेशा आपको इनवॉइस प्राइस पे लिखते हो तो आपको इधर से इसका लोडिंग माइनस करना पड़ेगा, इसके अलावा किसी पे नहीं करना है। डन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, बट इस बार अपन इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे। तो ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर है। इस बार बेटा यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखिए। कौन सी प्राइस लिखिए? आईपी यानी इनवॉइस प्राइस। तो इसका लोडिंग अपने को सामने लिखना पड़ेगा, तो सेम वर्ड लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में इसका लोडिंग आ जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ऑटोमेटिक कॉस्ट पे आ गया। उसके बाद खर्चे होते हैं टू कैश बैंक, खर्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे इनवॉइस प्राइस नहीं होता है, तो ये जो टू कैश बैंक है वो सेम रहेगा। उसके बाद जो कंसाइनी खर्चे होते हैं उसमें आप टू कंसाइन नहीं लिखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुड्स आया ही नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा सेल होते हैं तो सेल के टाइम भी आप बाय कंसाइन नहीं लिखते हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को जो प्रॉब्लम हुई है वो एक सबसे पहले तो गुड्स सेंड में हुई है, तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ इसको। ये देखो रेड पेन से लिखा आईपी, और इसका लोडिंग को भी मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि तुमको याद रहेगा। ये लोडिंग, अंडरस्टूड। तो गुड्स सेंड हो गया, लोडिंग हो गया इसका, डन। इसके अलावा मान लो गुड्स रिटर्न हुआ है। क्या हुआ बेटा? गुड्स रिटर्न हुआ है अगर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो अगर गुड्स रिटर्न हुआ है तो क्या आएगा? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इधर अपन लिखते थे रिटर्न। ये पहले अपन ने बताया, मैंने बताया था, बराबर है। बट इस बार ये भी इनवॉइस प्राइस पे आया। किस पे आया? इनवॉइस प्राइस पे। तो इसका भी लोडिंग आएगा, वो सामने आएगा। तो यहाँ पे देखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न, और ये इसका लोडिंग है। क्या है इसका? लोडिंग। रेड पेन से लिखता हूँ ताकि तुमको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया लोडिंग, डन। तो मैं देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका लोडिंग ये आ गया, इसका लोडिंग ये आ गया, डन। इसके अलावा लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अगेन दिस इज ऑन इनवॉइस प्राइस, या क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। तो अब इसका लोडिंग लिखना है। इसका लोडिंग आप सामने लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। क्या नाम से लिखोगे? टू स्टॉक रिजर्व कैरीड डाउन, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। अब जो बचेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस होगा, जो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे टू पी एंड एल अकाउंट, या लॉस हुआ तो बाय पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, दिस विल बी लॉस एंड दिस विल बी प्रॉफिट, डन। तो ये चीज अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। क्या ये आपको याद आया? ठीक है गाइस, चलो अब मैंने बताया भी था कि आप लोडिंग कैसे निकालते हो। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा दे रखा होगा, कभी कभी परसेंट वाइज होगा, तो कैसे निकालते हो। तो ठीक है, तो उसमें मैंने 4 एग्जांपल लिए थे। अगर आपको याद है तो आपकी नोटबुक में लिखा होगा। जो लोग क्लास में बैठे हैं, जो लोग नहीं बैठे, ठीक है, देखो अभी रिविजन लेक्चर तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत का मामला है नहीं, ठीक है। चलो फिर, तो अभी क्या है, इनवॉइस प्राइस पे भेजा ना, यही क्वेश्चन तुमको यहाँ पर दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। तो ये अपन करने जा रहे हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4।
चलो फिर तो इलस्ट्रेशन 4 कर लेते हैं। Nike Sport Company of New Delhi consigns 100 shoes of Adidas of Ahmedabad costing 1,500. So cost is 1,500 and invoice price is 2,000 बराबर है, ये इसने भेजा है। अब मुझे बताओ, तुम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें कॉस्ट लिखोगे इनवॉइस प्राइस। सर इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस दे रखा तो इनवॉइस पे लिखने का है। तो टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट में कौन सा आप लेने वाले हो कंसीडर? सर इनवॉइस प्राइस लेने वाले हो, ठीक है। बट इनका लोडिंग कितना, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना है दोस्तों? दोनों का डिफरेंस नहीं, 500 रुपए का लोडिंग है, प्रॉफिट है। तो ये लोडिंग अपोजिट साइड में आएगा, तो 2000 सामने और 500 रुपए अपोजिट साइड में। ये तो एक के लिए होता है, यहाँ पे कितने शूज है? 100, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। तो सबसे पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, 2000 इंटू 100, 2 लाख। तो ये देखिए ये इनवॉइस प्राइस पे है। किस पे है ये बेटा? इनवॉइस प्राइस पे। तो यू कैन से 2000 इंटू 100 शूज, टोटल 2 लाख रुपीज, बराबर है। अब इसका लोडिंग जो है सामने सेम वर्डिंग में अपोजिट साइड में आएगा, तो इसका लोडिंग ये आ गया। सो 500 रुपए का लोडिंग इंटू 100 शूज कितना होता है? 50,000 रुपया। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये इसका लोडिंग आ गया। क्या आ गया? ये इसका लोडिंग। लोडिंग मतलब प्रॉफिट, वही डन। तो ये 2 एंट्री होगी आपके लिए, क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है। मैं जिस पे टिक कर रहा हूं आपको उसको ही देखने का, टिक आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, तो उसको देखिए। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 shoes Adidas took the delivery of remaining ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 shoes were totally damaged। तो 10 शूज तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस हो गए। अब याद रखना एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे आता है, इनवॉइस पे कभी आता ही नहीं, वो तो हमेशा कॉस्ट पे ही लिखने का है। तो मुझे बताओ कॉस्ट कितनी थी उसकी? 1500 रुपया। तो एक की 1500, तो 10 की कितनी होगी सर? 15,000 रुपया। कितना हो गया? 15,000 रुपया। उसके अलावा खर्चा भी हुआ है ये सर 10,000 और 1,500। तो इसकी एंट्री पास की होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, खर्चे की, ठीक है। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये फ्रेट और ये इंश्योरेंस 11,500, ये भी आ गया, डन। इसके बाद आगे बढ़िए। अब मैंने बोला कि एक एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो लॉस में तुमको पता है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। तो कॉस्ट मैंने बढ़ी है, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस्ट है 1500 रुपया इंटू 10 शूज, तो 15,000 रुपया। एड खर्चा प्रोपोर्शनेट। अब रास्ते में गया तो कंसाइन तो बीच में आया ही नहीं ना, तो अपना प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ही आएगा, ठीक है। अब बताओ कंसाइनर का खर्चा कितना है? तो सर कंसाइनर का खर्चा है 11,500, 10,000 प्लस 1500, वो 100 पे हुआ है, तो 10 पे कितना होगा? तो दैट इज 1150। तो 15 और 1 कितना होता है? 15,000, 1,000, 16,150, 16,150। एंड देयर इज नो आई थिंक इंश्योरेंस क्लेम, कुछ भी नहीं है। तो बाय एबनॉर्मल लॉस 16,150 एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो आप ब्रैकेट में P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, डन। इसके अलावा Adidas took the delivery of remaining shoes and paid 1,530 as the octroi duty। तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ठीक है। तो Adidas एंड कंपनी टू Adidas मतलब कंसाइनी है, और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितना है? 1,530, राइट। आगे देखिए, Adidas sent a bank draft to Nike Sport Company for 15,000 as the advance and letter sent on the account sales showing that। तो उसने 50,000 का एडवांस भेजा। एडवांस कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है, वो कहां पे आएगा? कंसाइनी के अकाउंट में आएगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है एडवांस, कहां पे आता है? कंसाइनी के अकाउंट में, ठीक है। तो देख लो कंसाइनी के अकाउंट में मैं दिखा देता हूं, ये बाय बैंक आ गया, बैंक टू Adidas 50,000 एज अ एडवांस, ठीक है। उसके बाद यहां पे दे रखा है सेल्स शोइंग दैट 80 शूज हैज बीन सोल्ड एट 2,200 ईच। 80 शूज बेच दिए, 80 और 80 शूज इंटू 2200 रुपया, ठीक है, सेल्स होता है। तो देखो कितना होता है? 1,76,000। तो बाय Adidas एंड कंपनी 80 शूज इंटू 2,200, ठीक है। सर क्या इसमें लोडिंग वोडिंग करना है? नहीं सर, सेल में कुछ मत करना। हाँ बेटा, देखो इनवॉइस प्राइस यानी लोडिंग का खेल कहाँ पे आएगा? गुड्स सेंड पे, गुड्स रिटर्न पे और क्लोजिंग स्टॉक पे, बस इतने पे ही, ठीक है, डन। ये भी हो गया तुम्हारा। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि उसने गोदाउन रेंट का पे किया है Adidas ने, मतलब कंसाइनी ने, और उसको 5% का कमीशन भी मिलेगा। अच्छा कमीशन बाद में देखते हैं, पहले रेंट पे कर लेते हैं। तो एंट्री सेम होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू Adidas एंड कंपनी गोदाउन रेंट। तो ये 2,000 रुपये रेंट का आ गया। अब अपने को कमीशन निकालना है। क्या निकालना है? कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिखा देता हूं मैं तुमको। सबसे पहले इसने बोला है 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 5%, सेल का नहीं बोला, ध्यान से पढ़, सेल का नहीं बोला है, बी केयरफुल। क्या सेल बोला है
या इनवॉइस प्राइस बोला है? सर इनवॉइस प्राइस बोला है, राइट। तो आपने कितने शूज बेचे? 80 शूज, और उसका एक का इनवॉइस प्राइस कितना था? 2000। तो टोटल सेल कितना हो गया? 1,60,000। तो 1,60,000 का कितना परसेंट बोला है? 5%, ठीक है। तो 1,60,000 का 5% कर लो, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 8,000 रुपीज। तो पहला कमीशन कौन सा आ गया? 8,000 रुपीज, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कमीशन। फिर बोला है 25% ऑफ एनी सरप्लस सेल्स ओवर द इनवॉइस प्राइस। सेल्स ओवर द इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेल और इनवॉइस प्राइस, कितना एक्स्ट्रा सेल किया इनवॉइस प्राइस से। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको लिखूं सेल ओवर इनवॉइस प्राइस, तो इसका मतलब है सेल माइनस इनवॉइस प्राइस। कितना सिंपल है वर्ड, देखो अब तुम खुद पढ़ो। सेल माइनस इनवॉइस प्राइस किया बेटा, अब जरा पढ़ के दिखा क्या है? सेल माइनस इनवॉइस प्राइस, तो सेल ओवर इनवॉइस प्राइस सेम ही तो हुआ ना। अब इसका 25%, तो मुझे बताओ तुमने सेल कितने में किया है? सर 2200 रुपए में, और तुम्हारा इनवॉइस प्राइस था 2000 रुपया। कितना एक्स्ट्रा बेचा? 200 रुपया। क्या एक बेचा कि 80 बेचा? सर 80 बेचा। तो देखो कितना होता है, 200 इंटू 80, 16,000, और क्वेश्चन बोला 25% उसका मिलेगा, तो इंटू 25% 4,000 रुपए। तो पहला कमीशन नॉर्मल कमीशन 8,000, और दूसरा इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन 4,000, टोटल इज 12,000। तो 8 and 4 12,000 का कमीशन हो गया, तो दैट इज द कमीशन, ठीक है। ये ICNA में वर्किंग किया है, तुमको देख सकते हो यहाँ पे। ये रहा, ठीक है। कंप्यूटेशन में ओवर राइडिंग कमीशन, सबसे पहले सेल देखो ये 1,60,000 किया, इसका ये 5% आ गया, दिस इज नॉर्मल कमीशन। अब सरप्लस कितना है? 200 रुपया। 80 शूज पे कितना होता है? 16,000 इंटू 25% 4,000। तो दिस इज योर कमीशन नंबर 1 A, एंड दिस इज योर कमीशन नंबर B। तो टोटल इज A प्लस B 12,000। क्या ये आपको समझ में आया? डन। तो इस तरह से कमीशन आ गया। तो अब आई थिंक सब हो चुका है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अब क्लोजिंग स्टॉक भी निकलेगा, बट वो भी निकलेगा इनवॉइस प्राइस पे। किस पे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगेन बी केयरफुल, कॉस्ट नहीं बोला इस बार, इनवॉइस प्राइस मैंने लिखा है, तो ध्यान से देखना, वरना आके मारूंगा मैं उधर, ठीक है। टीवी की स्क्रीन में से मारूंगा, ध्यान रखना कि क्या लिखा है मैंने। इनवॉइस प्राइस लिखा है, समझ गए? याद कर लो चुपचाप, क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है भैया, क्या लिखा है मैंने? याद करो, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। कोई भी एग्जाम में अगर इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट लिख के नहीं आएगा, कसम है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की। हाँ, फिर मुझे मत बोलना छोड़ के कहीं तो। चलो, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, चलो बताओ क्या होता है भैया। तो देखो बड़ा सिंपल सा है दोस्त, बड़ा सिंपल है। तुझे इनवॉइस प्राइस पता है ना, 2,000 रुपए इंटू क्लोजिंग स्टॉक में कितने शूज बचे? तो सर देखो 100 शूज थे, उसमें से 10 शूज तो बीच में गए, 80 शूज बेच दिए, तो 10 शूज बच गए, तो हमको 10 शूज का निकालना है, तो दैट इज 20,000। ऐड करेंगे खर्चे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ठीक है। चल बता प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना है? तो सर अभी तो आपने लिखा था 11,500 था, बराबर ना, 11,500 उस 100 पे था, तो इंटू 10 पे कितना होगा? सो 1150। अब कंसाइनी का खर्चा भी आएगा, यस सर, उसके पास गुड्स है तो आएगा ना। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, तो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। हैंड राइटिंग छोड़ो बेटा, रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। वैसे भी मेरे को अच्छी नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। जो ठीक थी उसमें भी अभी गंदी आ रही है, तो अभी क्या बोल सकते हैं। तो टाइम कम है, इसके लिए हम फास्ट लिख रहे हैं। चलो चलो, तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस में देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, गोदाम रेंट, कमीशन। नहीं सर, कमीशन एंड गोदाम रेंट नहीं होता डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट होता है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जरूर डायरेक्ट है, तो 1530 अरे यार पेन चलना भी बंद हो गया, देखो तुम्हारे गर्लफ्रेंड की कसम, क्या खिलवाई यार, पेन भी चलना बंद हो गया, बद्दुआ दी तुमने। 1530 डिवाइड बाय, ठीक है। अब मुझे बताओ उसको 100 मिला कि 90 मिला? याद रखना, गलती से भी एग्जाम में 100 मत लिखना। कंसाइनी को जितना मिलेगा, जब भी आप लिख रहे हो प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, तो आपको हमेशा दिमाग में आना जितना मिला, कितना मिला इसको? 90 इंटू 10, ठीक है। सो 1530 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, 170। सो व्हाट विल बी द टोटल इनवॉइस प्राइस? 20,000 प्लस 1150 प्लस 170
21,320, ठीक है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक, और यही है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 21,320। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? बताओ, किसी को भी डाउट है इसमें? नहीं सर, इसमें किसी को डाउट नहीं है। पर मैंने क्या बोला बेटा, इसके सामने इसका स्टॉक रिजर्व भी आएगा ना, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे लिखा था, तो इसका स्टॉक रिजर्व भी आएगा। अब स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा वो बताओ। चलो, तो सिंपल है सर, स्टॉक रिजर्व मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इसमें किस में ऐड था मुझे बताओ, इसमें कौन सी चीज इनवॉइस प्राइस पे ली है? एक्सपेंस हमेशा कॉस्ट पे होता है, ठीक है, एक्सपेंस कभी इनवॉइस प्राइस पे हो ही नहीं सकते, वो कॉस्ट पे ही होते हैं, तो दोनों तो कॉस्ट पे ही है। तो आपने एक ही चीज इनवॉइस प्राइस पे ली है, फर्स्ट वाला चीज, यानी कि गुड्स का वैल्यू। तो मुझे बताओ 10 तुम्हारे पास टोटल शूज है और एक का प्रॉफिट था 500 रुपया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपया। क्या यार, दिमाग ही नहीं लगाने का, एकदम सिंपल सा है। 10 शूज इंटू 500 रुपया, ठीक है, 500 कैसा आया? 2,000 माइनस 1,500, ठीक है, हाँ, तो ये 5,000 आ गया। डन, बस हो गया, खेल खत्म। अब बताओ, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट आ गया, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या ये, हाँ, पैसा तो ले ही नहीं रहा ना रिवीजन का, चलो ठीक है, ठीक है, बट कमेंट ले रहा हूं मैं तुमसे, कमेंट दे दो भैया और लाइक भी, ठीक है, चलो डन। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? चलिए भैया, और कंसाइनी अकाउंट तुमको पता है कि यहाँ से लेजर पोस्टिंग, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई, ये सेल वाला चीज यहाँ पे आ गया, बचा हुआ बैलेंस रेमिट कर लिया, नहीं बैलेंसिंग फिगर निकालो या बाय बैंक लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ये था आपका इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या ये तुमको समझ में आया? यस पीपल, डन, अंडरस्टूड, या चलो फिर आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ रहे अपन, लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास, इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये जो इलस्ट्रेशन 8 है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, आईसीआई ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अजय ऑफ मुंबई कंसाइंड टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ द कॉस्ट। ये जो लाइन है ना, ये गेम चेंजिंग है, इसको हम वापस पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस आपको सीधा नहीं दे रखा है, उसने बोला जो भी कॉस्ट होगी ना उसकी 125% होगा। तो सपोज करो इफ माई कॉस्ट इज ₹100, हाँ मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर मेरे कॉस्ट 100 है तो बेटा मेरा इनवॉइस प्राइस जो है ना दैट विल बी 125। सर कैसे आया 125? देख, कैलसी उठा, 100 ले, 100 इंटू 125%, 125% कर, तो कैलसी पे 100 इंटू 125% करो, यू विल गेट 125, ठीक है। अगर मान लो कॉस्ट 10 रुपए होती ना तो ये 12.5 होता, करो 10 का 125%, अगर ये 1 होता ना तो इसका 1.25 होता, अगर ये 1000 होता ना तो ये कितना होता? 25% एक्स्ट्रा लो, मतलब ये 1250 होता। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो तुम्हारी इनवॉइस प्राइस ना वो कॉस्ट की कितनी परसेंट है? 125% है। तो अभी मैं बाकी सब निकाल देता हूँ, सिर्फ एक ही रखता हूँ, ये वाला। डन। अच्छा, तो अगर मान लो तुमको इसमें प्रॉफिट निकालना, लोडिंग निकालना है, तो बेटा लोडिंग कितना होगा चलो बताओ। तो सर अगर ये कॉस्ट है, ये इनवॉइस प्राइस है, देन लोडिंग विल बी, यानी प्रॉफिट विल बी 25 ना, 100 में से 125 में से 100 गया, कितना बच गया डिफरेंस? 25 रुपया। तो लोडिंग इज 25, ठीक है, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट भी बोल सकता हूँ तो भी चलेगा, ठीक है, डन। नाउ Vijay is entitled to a commission of 10% on the sales at an invoice price and 25% of any excess realized over the invoice price। तो ये तो लास्ट सम जैसा ही हो गया सर, कि 10% तो जो भी सेल होगा उसका इनवॉइस प्राइस का उस पर मिलेगा, और 25% जो एक्सेस है इनवॉइस प्राइस से उस पर मिलेगा। ये जो है ना एक्सेस ओवर, तो ये हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, कभी कभी ऐसे तुमको घुमा भी सकती है, वो यहाँ पे एनी एक्सेस रियलाइज ओवर कॉस्ट भी बोल सकती है। तो अगर उसने कॉस्ट बोला तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करना, बट अगर इनवॉइस प्राइस लिखा है यहाँ पे तो सेल्स माइनस इनवॉइस प्राइस होगा। क्या ये तुमको समझ में आया? हालांकि इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस लिखा है तो मतलब इसका मतलब सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करना है, दैट इज नोन एज एक्सेस। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक्सेस होगा, ठीक है, उसके ऊपर 25% मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। The expenses on the freight and the insurance incurred by the Ajay were 10,000 rupees। ये एक्सपेंस हुए, किसने इंकर्ड किए? अजय ने, कंसाइनर ने 10,000 खर्चा किया है। An account sale received by the Ajay shows that the Vijay has affected a sale amounted to 1 lakh rupees। तो विजय ने कुछ सेल किया है और 1 लाख रुपए में सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस इज 1 लाख। तो बाय कंसाइन कितना आएगा? 1 लाख रुपया। बट ये सेल कितना हुआ है सर? 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। सो जो भी आपका कंसाइनमेंट है उसका कितना परसेंट हुआ है? 75%, राइट।
हिज सेलिंग एक्सपेंस टू बी रिम्बर्स ओवर 8,000, तो सेलिंग एक्सपेंस 8,000 रुपये हुआ है जो कंसाइनी ने किया है। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स टू वैल्यू ऑफ द 12,500 वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर एट द दिल्ली गोदाम, तो गोदाम में आग लग गई और 12,500 का गुड्स जल के स्वाहा हो गया। तो 12,500, राइट, दैट इज अ 10% का वैल्यू। विजय रेमिटेड द बैलेंस इन द फेवर ऑफ अजय, बस खत्म और बनाओ अकाउंट्स। मुझे बताओ, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा, आपको शुरुआत में एंट्री करनी पड़ती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। क्या कहीं पे भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट दे रखा है? पढ़ के बताओ। चलो, क्या स्क्रीन पे तुमको कहीं पे भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट दिख रहा है? नहीं सर, खेल खेल लिया इसे ने सर, वो तो है ही नहीं। अभी तक हर क्वेश्चन में था, इस बार पता नहीं कहाँ छुपा दिया उन्होंने, सर मिल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब ऐसा नहीं मिलेगा तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा जिससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, हमेशा होगा। तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि अगर वो चीज मिसिंग है तो इसका आंसर भी इधर ही होगा। तो देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे निकल सकता है। तो इसने बोला देखो 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500, ये वाला। अब सर इससे कुछ समझ में नहीं आया, तो इससे क्या लेना देना, तो समझ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बता, ठीक है। देखो ये मेरा कंसाइनर है, ठीक है, ये इसको गुड्स भेजता है, किसको भेजता है? कंसाइनी को, हाँ बड़ा सा कंसाइनी है, इसको गुड्स भेजा। ये गुड्स यहाँ पे इसे गोदाम में पड़ा है। पहले मुझे बताओ, ये अगर इनवॉइस प्राइस का खेल है पूरा इसमें, तो यहाँ पे ये गुड्स इसने भेजा होगा वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा होगा ना? हाँ सर। तो इसे गोदाम में भी जो पड़ा होगा वो कौन सा प्राइस पड़ा होगा? इनवॉइस प्राइस ही पता होगा, क्योंकि इसको तो मालूम ही नहीं, इसको तो एक ही प्राइस पता है, इनवॉइस प्राइस, इसको कॉस्ट थोड़ी पता है। तो इसने बोला कि जो गुड्स मेरे पास पड़ा है ना, उसका 10% जल के स्वाहा हो गया, 10%, ठीक है, आग लग गई तड़कती भड़कती, और उसकी वजह से देखो ये तड़कती भड़कती आ गए, और उसकी वजह से तुम्हारा 10% गुड्स क्या हो गया? स्वाहा हो गया, ठीक है। बट उसका वैल्यू जो है 12,500 है। अब मुझे बताओ, कंसाइनी बोला अरे आग लगी आग लगी आग लगी, गुड्स गया गुड्स गया, तो मुझे बताओ इसको जो ये जो पता है इसको कॉस्ट है कि इनवॉइस प्राइस है? सर इसको तो इनवॉइस प्राइस ही पता है, ठीक है। तो ये जो प्राइस बोला वो कौन सी प्राइस होगा? इनवॉइस प्राइस। तो ये जो 12,500 है ये एक्चुअल में इनवॉइस प्राइस है। क्या है ये? इनवॉइस प्राइस। क्या ये समझ में आया तुमको? अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि तुम्हारा जो परसेंट है वो 10% गुड्स गया है और उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 12,500 है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ तुमको पूरा गुड्स पता करना है 100%, तो क्या तुम उसकी इनवॉइस प्राइस पता कर सकते हो? यस सर, बचपन से करते आए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो शुरू हो जाओ। तो कितना आ गया? 1,25,000 रुपये। क्या आ गया तुम्हारा? 1,25,000। या सिंपल है, 12,500 जो है वो 10 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? 1,25,000 रुपये। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? डन। चलो, अब ये जो है अपने को मिल गई इनवॉइस प्राइस, और हमको पता है जो हमें जो एंट्री पास करते हैं वो इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना आएगा? 1,25,000। क्या ये तुमको समझ में आया? ये कैसे आया? 12,500 डिवाइड बाय 10% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 1,25,000। दिस इज योर इनवॉइस प्राइस, बराबर है? डन। अब तुमको इसका लोडिंग निकालना है। क्या निकालना है? लोडिंग। लोडिंग के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाला लाइन तो तुम बताओ, तुमने बोला सर कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125 होगी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,25,000 का इनवॉइस प्राइस पता है और तुमको कॉस्ट पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो सर कॉस्ट विल बी 1,00,000 रुपया। कितना आया? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया तुम्हारी कॉस्ट आई है। सो 1,00,000 इज योर कॉस्ट। 1,00,000 इज योर कॉस्ट। क्या ये तुमको समझ में आया? 1,00,000 इज योर कॉस्ट। नाउ अगर 1,00,000 कॉस्ट आई है, 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट पता चला कितनी पता चला? चल गया ना सर। 1,00,000 की चीज को 1,25,000 में भेजा सॉरी, तो इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, कॉस्ट 1,00,000 है, तो कितना प्रॉफिट होता है? 25,000। सो 25,000 इज योर लोडिंग। तो ये देखो, बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट 25,000 का लोडिंग। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? या इसको दूसरे वे से भी निकाल सकते हैं अगर नहीं समझा तो देखो सर 1,25,000 जो है वो इनवॉइस प्राइस है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 125% ऑफ कॉस्ट को। तो कॉस्ट 100 माना है तो प्रॉफिट इस 25%, तो ये 25 का कॉस्ट हो गया, तो इंटू 25 कर लो, काम हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो आप ऐसे ऐसे कैसे भी निकाल सकते हो। इसके अलावा कंसाइनर का खर्चा हुआ, अब तो सब इजी हो गया। कंसाइनर का खर्चा हुआ बेटा, कितना खर्चा हुआ था कंसाइनर का? देखो, तो आपने बोला सर यहाँ पे जो हमारा खर्चा है ना वो 10,000 अजय ने किया है, तो टू कैश और बैंक कितना आएगा? 10,000। तो टू कैश और बैंक 10,000 आ गया। अच्छा सर कंसाइनी ने खर्चा नहीं किया है क्या? सर किया ना, वो रिम्बर्स होता है 8,000 का सेलिंग एक्सपेंस। ये देखो, तो ये सेलिंग एक्सपेंस तो कंसाइनी ने किया है, तो टू विजय आ जाएगा यहाँ पे, टू विजय 8,000। क्या ये आपको समझ में आया? डन।
अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ गुड्स लॉस भी हुआ था। अच्छा, मैंने कसम खिलाई कि गुड्स लॉस होता है वो कॉस्ट पे होता है, ठीक है, तो गुड्स लॉस हमेशा कॉस्ट पे लिखोगे। तो तुम्हारा टोटल गुड्स का वैल्यू है, कॉस्ट है 1 लाख रुपए। अरे अभी तो निकाला ये 1 लाख, क्वेश्चन बोला 10% इसका गया, तो 1 लाख का 10% कितना होता है बता, 10,000 रुपए। कितना होता है, 10,000। और खर्चा भी किया है तो उसका भी 10% ले लो, तो 10,000 का खर्चा किया तो 10% कितना होता है, 1,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 11,000। अरे सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। तो देख सिंपल है बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देख कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मैंने वर्ड यूज किया कॉस्ट, मैंने हमेशा बोला है लॉस को हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कैसे, तो अच्छा मुझे बताओ, तेरे पास फोन है, ठीक है, तेरे पास मोबाइल है, देख लो मुझे सही है, इसका एमआरपी 1 लाख रुपए में था, ठीक है, पर तुमने इसको 60,000 में लिया, 60,000 में, और ये फोन टूट गया, गिर गया, तो तू कितने के लिए रोएगा, 60,000 के 1 लाख एमआरपी के लिए रोएगा? नहीं सर, जितने में लिया है ना। तो लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही आता है, लॉस हमेशा किस पे आता है, कॉस्ट पे। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, सर पता तो नहीं है, पर अपने को टोटल कॉस्ट पता है ना 1 लाख रुपए, और 10% क्वेश्चन में बोला कि 10% एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें खर्चे भी ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट खर्चे, बराबर है कंसाइनर का। तो कंसाइनर का यहाँ पे एक प्रोपोर्शनेट खर्चा भी हुआ है, 10,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो उसका 10% ना, 100% थोड़ी गुड्स गया है, 10% ही गया है, तो 1,000 ये हो गया, तो 10 + 1 कितना होता है, 11 ना। अरे आती कि नहीं आती गिनती, 10 और 1 कितना होता है, 11, चलो 11,000 खर्चा हो गया, तो बाय एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा, 11,000। कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। तो आप चाहे तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, डन। अच्छा सेल किया 1 लाख का, तो बाय विजय सेल्स 1 लाख रुपए आ गया। बोलो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी कमीशन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, कमीशन की। कमीशन के बारे में कि भाई साहब ने क्या बोला है कि सर इसने 75% गुड्स बेचा है, टोटल गुड्स का 75% बेचा है, और वो 1 लाख में बेचा है, पर क्वेश्चन में बोला है कि जो सेल है उसका 10% कमीशन नहीं मिलेगा, जो इनवॉइस प्राइस है ना उसका मिलेगा 10% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो आपको ये बताओ, आपने टोटल जो गुड्स सेंड किया है, टोटल गुड्स सेंड, ठीक है, देखो ये कंसाइनर था, ये कंसाइनी था, इसने इसको गुड्स भेजा था, ठीक है, इसने कुछ गुड्स बेच भी दिया, तो ये बोला कि आपको है ना कमीशन इनवॉइस प्राइस पे निकालना है। तो ये जो गुड्स भेजा था, ये वाला गुड्स, इसका इनवॉइस प्राइस था 1,25,000, और इसने इसी का 75% बेच दिया इनवॉइस प्राइस का, तो कमीशन भी तो इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा। तो 1,25,000 का 75% बेचा है, तो वो कितना होता है, 93,750 आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1,25,000 into 75%, 93,750 एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका 10% कमीशन मिलेगा, सो 9375 का कमीशन नंबर 1 हो गया। इसे बोलते हैं नॉर्मल कमीशन, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल कमीशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेल कितने में किया है, तो सर देखो जो बेचा उसके 93,750 तो इनवॉइस प्राइस है, बट आपने इसको बेचा है 1 लाख रुपए में, ठीक है, आपने सेल्स किया 1 लाख में, जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना एक्सेस कर लिया, तो 1 लाख में से आप माइनस कर लो 93,750,625, ये एक्सेस अमाउंट हो गया। तो इस एक्सेस का 25% और मिलेगा, तो इस एक्सेस को इंटू 25% कर लो, 1562.50, दिस इज योर 2, तो 1 + 2 दोनों मिलाओगे तो यू विल गेट योर आंसर। सो 9375, so total answer will be 10,937.50, तो 10,937.5, चाहे तो राउंड अप करके 38 कर लो चलेगा। तो दिस इज योर कमीशन टू विजय 10,938। फिर से समझाता हूं कमीशन। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ सेल नहीं बोला है, तो 1 लाख का 10% मत करना, मारेगा पकड़ के। क्वेश्चन में बोला है जो बेचा उसका इनवॉइस प्राइस का, ठीक है, तो बेचा जो है टोटल बेचा था 1,25,000, उसका 75% बेचा, तो 1,25,000 का 75% बेचा तो कितना आता है 93,750, उसका 10% 9375, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कमीशन। तो पहला कमीशन तो हुआ तुम्हारा 9375 प्लस, फिर बोला जो एक्सेस में बेचा, तो 93,750 जो इनवॉइस प्राइस था जिसका बेचा है, उसको बेचा है 1 लाख में, तो डिफरेंस हुआ तुम्हारा कितना सर 6250 जो भी था, समथिंग कुछ यहाँ पे अपन ने लिखा था, ठीक है, हाँ ये रहा 6250। अब उसका 25%, तो दैट विल बी 1563, राउंड अप कर लिया 1563, तो प्लस 1563 कर लिया, सो दैट विल बी योर आंसर 10,938। क्या ये तुमको समझ में आया?
अभी लास्ट में बचा है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नालायक को याद करना, मैंने तुमको एक कसम खिलाई है, भूलना मत। ठीक है, हाँ, वरना जिंदगी भर रोओगे। ठीक है, क्या कसम खिलाई थी? अगर इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पे लिखोगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। सो आईपी यानी इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो मुझे बताओ, आपके पास टोटल गुड था 1,25,000 का भेजा था। ठीक है, पहले बता क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा? सर 100% गुड्स भेजा, उसमें से 10% लॉस हो गया। ये गुड्स सेंड था, उसमें से लॉस हो गया 10% और 75% सोल्ड हो गया। तो अभी कितना बचा होगा? 15%। तो 1,25,000 का टोटल इनवॉइस प्राइस था, उसका 15% अभी भी अनसोल्ड है। तो मुझे बताओ कितना इनवॉइस प्राइस बच गया? तो 1,25,000 का टोटल भेजा था, उसमें से इंटू 15% अभी भी बाकी है 18,750। कितना बच गया? 18,750। ऐड खर्चे ऐड होंगे। यस सर, खर्चों में कोई आपको इनवॉइस प्राइस मतलब नहीं, जो है सो है, बस प्रोपोर्शनल करते हैं। प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर का जो खर्चा था ना, वो बेटा था, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसाइनर का खर्चा जो है ना वो 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000। तो अभी सर 10,000 यूनिट तो है नहीं, अरे परसेंट है ना, तो क्या चाहिए? तो 10,000 इंटू 15% कर लो, 1,500 रुपया बस। और तो कोई खर्चा है नहीं, सेलिंग एक्सपेंस है, वो इनडायरेक्ट है, मतलब नहीं है। तो 1,500 ये हो गया 20,250 रुपया। 20,250, 20,250 भैया। तो 20,250 जो है ये तुम्हारा आ गया इन्वेंट्री। क्या आ गया तुम्हारा? इन्वेंट्री। बाकी सब तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। डन, आई थिंक क्लियर है। अभी ये ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस लिया ना इधर, तो इसका लोडिंग भी तो लिखना पड़ेगा। तो इसका लोडिंग आएगा अपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व के रूप में। अब इसका लोडिंग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नालायक को लोडिंग जो होता है ना वो हमेशा गुड्स पे आता है। ठीक है, खर्चों पे नहीं। तो खर्चे को तो छेड़ना ही नहीं है, गुड्स को छेड़ना है। तो ये 18,750 है तुम्हारा। ठीक है, इसका कॉस्ट पता करना है। तो दो वे होते हैं इसको करने के। पहला सिंपल वे बताता हूँ लोडिंग निकालने का। जो टोटल लोडिंग हुआ है ना, टोटल लोडिंग, ये रहा टोटल लोडिंग। जैसे इससे पहले वाले सम में क्या कहता कि सर जो टोटल लोडिंग था डिवाइड बाई इतने यूनिट पे था, इतने यूनिट बच गया, तो उसके ऊपर कितना रहेगा? यहाँ पे परसेंट दे रखा, तो सिंपल है ना, डायरेक्ट परसेंट करना भैया। टोटल लोडिंग था 25,000 का, तुमको पता है कि तुम्हारे पास जो गुड्स बचा है वो कितना परसेंट बचा है? 15%। तो बस 25,000 का 15% कर लो। तो 25,000 इंटू 15% कितना होता है? 3,750। दैट इज योर आंसर। अब बता, इससे सिंपल तो क्या होगा? टोटल लोडिंग में जितना भी गुड्स अनसोल्ड है उसका लोडिंग निकाल दे, कम हो गया। फिर भी सब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुमको पता है कि 18,750 में प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो तुमको पता है यहाँ पे 18,750 जो है वो एक्चुअली 125% को रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट के, बराबर है। तो इनटू तुमको 25% चाहिए, तो कैसे होगा? तो ऐसे भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। डन। ठीक, खर्चों को तो लेते ही नहीं है, तो खर्चों को तो लोडिंग में निकालना ही नहीं है। अंडरस्टूड? बोलो क्या क्लियर है? इसके बाद निकालो। तो इस बार पहली बार लॉस आ गया अपना बैलेंसिंग फिगर में, एंड दिस इज योर लॉस। बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट करके एक बार बोल सकते हो। ठीक है, डन। बोलो गाइस, क्या ये तुमको समझ में आया? एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बोल सकता है। डन डन डन। चलो भैया, तो ये सारे इलस्ट्रेशन हो गए। अब बचा है तुम्हारा सिर्फ एक इलस्ट्रेशन, और उसमें क्या है? उसमें सर है कंसाइनी की बुक्स की बात करनी है, करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है चलो कर ही लेते, साथ साथ में हो जाएगा अभी। तो अभी सीधी चल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। बट उससे पहले अपने को उसकी एंट्रीज वगैरह समझनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग कैसे होगी कंसाइनी की बुक्स में। ठीक है, तो भैया जी अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। किसकी बुक्स में? कंसाइनी की बुक्स में। ठीक है, अब समझो, कंसाइनी को गुड्स सेंड किया कंसाइनर ने। ठीक है, तुम किसकी बुक्स में बने कर काम कर रहे हो? कंसाइनी की बुक्स में। यानी कि यू आर द कंसाइनी। हाँ, तू कौन है? तू नहीं है, तू कंसाइनी है। ठीक है, अब समझो, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास किया? गुड्स सेंड होने की कुछ भी नहीं, गुड्स रिसीव होने की कुछ भी नहीं। सर क्या मजाक कर रहे हो? गुड्स सेंड किया है, गुड्स रिसीव हुआ, कुछ एंट्री पास नहीं करनी है? नहीं करनी है। लॉजिकली समझ, लॉजिकली मान ले तू एक ब्रोकर है। क्या है? तू एक ब्रोकर। अब गलत समझ लिया ना, अबे वो ब्रोकर नहीं रे, हाँ तू है एक ब्रोकर। क्या है? ब्रोकर, प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, यानी तू एजेंट है जो प्रॉपर्टी का डील कराता है। तो तूने अपने कस्टमर से फ्लैट की चाबी ली है। ठीक है, क्योंकि तू उसके बिहाफ पे सेल कराएगा।
तो क्या वो फ्लैट तेरा हो गया क्या? नहीं ना। तो क्या वो फ्लैट तो अपनी बुक्स में लिखेगा? नहीं लिखेगा, सिंपल है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी सेम है, जो कंसाइनी के पास गुड्स आया है वो कंसाइनर का है, तो उसको तो सेल कराने का है, तो वो गुड्स ना तो उसका है ना, उसको कोई लिंक है, तो वो उसका कोई एंट्री पास नहीं करेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? क्योंकि रिस्क सारा उसका है, गुम भी गए तो उसका रिस्क है, कंसाइनर का। कंसाइनर का कोई रिस्क है ही नहीं, तो उसका कोई एंट्री पास करना ही नहीं है। तो गुड्स सेंड होने का कभी कंसाइनर एंट्री पास नहीं करता है, याद रखना ना। गुड्स रिसीव होने का करता है, तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, कंसाइनर ने खर्चा किया, क्या वो एंट्री पास करेगा? नहीं सर, वो एंट्री भी पास नहीं करेगा। चलो ये बात भी खत्म होगी, आगे बढ़िए। कंसाइनी ने खर्चा किया, यस अब तो करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि उसकी जेब से गया है रोकड़ा गांधी पैसा। क्या ये तेरे को समझ में आया? तो जब उसकी जेब से पैसा जाएगा तो टू कैश और बैंक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर, टू कैश और बैंक बराबर है। बट क्या ये खुद का खर्चा है? नहीं सर, ये तो सामने वाले का खर्चा है, तो उसका नाम डेबिट होगा। याद करो, जो लोग क्लास में थे फेस टू फेस में, जो भी अपने फाउंडेशन के बच्चे हैं, तुमको याद होगा मैंने एक एग्जांपल लिया होगा, ठीक है, कि वो किसी की गर्लफ्रेंड होगी, उसको चॉकलेट देना होगा, रोज देना होगा, तो मैं गया, तो मैं क्या अपनी बुक्स में उसका नाम रोज एंड चॉकलेट लिखेगा क्या? नहीं ना। अच्छा ठीक है, तो याद आया तुमको? यस। तो अपन सामने वाले का नाम लिखते हैं। जो लोग नहीं थे मेरी क्लास में, कोई बात नहीं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, बेटा दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अपने पास टाइम कम है तो मैं इतना नहीं समझाएगा वो सारा डिटेल में एग्जांपल, मैं आपको सिंपल सा बता रहा है कि क्या होता है। समझो, अगर मैं कोई खर्चा कर रहा है बट वो खर्चा मेरा नहीं है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे कर रहा है, तो वो खर्चा मेरी बुक्स में नहीं आना चाहिए, तो मैं खर्चे का नाम नहीं लिखता है, मैं तुम्हारा नाम लिखता है। किसका नाम लिखता है? तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा तुम्हारा है और पैसा मैं तुमसे लेगा, तो मैं तुम्हारा नाम डेबिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसाइनर भी वही लॉजिक अब यूज करता है, वो बोलता है कि खर्चा मेरा थोड़ी है, कंसाइनर का है, तो मैं कंसाइनर से पैसा लेगा, तो एंट्री विल बी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जैसे उसको पैसा दिया है। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री पास करता है। कौन एंट्री पास करता है? कंसाइनी पास करता है, पहली चीज समझ में आया। तो गुड्स सेंड जो उसने किया है, या कंसाइनर की बात हो तो गुड्स रिसीव जो हुआ है उससे कोई एंट्री पास नहीं होता है। कंसाइनर का जो खर्चा होता है ना, कंसाइनर का एक्सपेंस, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं करता। बट जो उसने खुद ने खर्चे किए हैं, यानी कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं, उसकी एंट्री जरूर ये पास करता है, ठीक है। अब क्या करेगा बताओ? खर्चे के बाद सर सेल करेगा, सेल करेगा तो पैसा आया, यस, तो सेल की एंट्री तो डेफिनेटली उसको पास करनी ही पड़ेगी, सेल की एंट्री ये पास करेगा। अब मुझे बताओ, सेल हुआ है तो पैसा कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में सेल हुआ तो डेटर अकाउंट डेबिट। टू, क्या खुद का सेल है? नहीं सर, तो सेल तो नहीं आएगा, उसकी जगह पे नाम आएगा किसका? वही लॉजिक, वही खुद का नहीं तो उसका सामने नाम आएगा, किसका नाम आएगा? कंसाइनर का। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सेल कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, तो ये एंट्री होगी सेल की। क्या ये आपको समझ में आया? अच्छा, एडवांस पे किया है किसने? अपन ने, कंसाइनी ने, तो कंसाइनर को किया है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो ये एडवांस का पेमेंट का आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो बेड डेप्स हो गया, क्या हो गया? बेड डेप्स, तो सिंपल सा है, बेड डेप्स होता है तो एंट्री विल बी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये एंट्री होती है। बट अगर दो चीज होती है, तो डायरेक्ट कमीशन दिया है कि नहीं दिया है, अगर डायरेक्ट कमीशन नहीं दिया है, डायरेक्ट कमीशन नहीं दिया है, तो क्या करने का? तो बेड डेप्स सीधा कंसाइनर के नाम पे डाल देने का, भैया तू पकड़, मेरा बेड डेप्स नहीं है, तेरा है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स, ये एंट्री एक और एक्स्ट्रा पास होगी। और अगर दिया है तो कमीशन के सामने एडजस्ट होगा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से ये एंट्री होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो देख लो। X sent on 1st July 2019 to buy goods costing, ठीक है, 50,000 and spend 1,000 पैकिंग एक्सेट्रा 3rd जुलाई। ये सेम जो अपने इलस्ट्रेशन 1 किया था ना, वही है बेटा, बट यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी पास करने का है। तो क्या गुड्स सेंड क्या गया उसकी एंट्री होगी? नहीं सर। गुड्स रिसीव हुआ उसकी एंट्री? नहीं सर। कंसाइनर ने खर्चा किया उसकी एंट्री? नहीं सर। बट इसने खर्चा किया, हाँ सर, उसकी होगी। अच्छा, उसकी एंट्री पास करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्या क्लोजिंग स्टॉक की ये एंट्री पास करता है? अगेन यहाँ पे मैंने कुछ टिक कराया था, याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का ये कुछ वर्किंग नहीं करता है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ वर्किंग नहीं होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है क्लोजिंग स्टॉक से, वो सब कंसाइनर का है, तो उससे कोई एंट्री ये पास नहीं करता है, ठीक है। तो अब बताओ, सबसे पहले क्या होता है? एक बिल एक्सेप्ट किया था अपन ने, अपन कंसाइनी है इस बार, तो याद करो उसमें एक बिल एक्सेप्ट किया था, ये देखो 30,000 का बिल एक्सेप्ट किया है। तो बिल एक्सेप्ट करके किसको बेचा? रिसीवर कौन है बताओ? बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पड़ी है, नहीं देखा तो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये बिल्स की एंट्री होगी। फिर यहाँ पे खर्चे किए हैं, खर्चे किए हमने भाई 500 रुपये का फ्रेट कार्टेज, 300 रुपये का ये रेंट एक्सेट्रा, 2000 का, ये टोटल मिला के 2500 और 300, 3 खर्चे किए हैं। तो ये तीनों खर्चे का एंट्री आ जाएगा यहाँ पे, देखो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, सामने वाला नाम टू बैंक, सेम एंट्री। उसके बाद
क्लोजिंग स्टॉक से मतलब नहीं है, सेल किया उसका एंट्री का 55,000 का सेल किया है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2x 55,000 बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक कोई एंट्री पास नहीं, कमीशन मिलेगा 5,500, तो ये कमीशन की एंट्री आएगी, कमीशन कौन देगा, एक्स देगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो ये एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा, ये एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो गया बराबर है। अब यहाँ पे बेड डेप्स से हुआ है और कमीशन डायरेक्ट कमीशन नहीं दिया है, तो अपन वो जो है उसको सीधा बेड डेप्स को आपको कहाँ पे लिंक करना है, एक्स के नाम पे, ठीक है। तो अपन एक्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स का या तो अलग से एंट्री पास करो या डायरेक्ट लिख दो टू डेटर्स, तो यहाँ पे टू डेटर्स डायरेक्ट लिखा है तो ये भी चलेगा। और लास्ट में जो फाइनल सेटलमेंट हुआ तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से ये एंट्री होती है। एग्जाम के हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डन। फिर भी नहीं समझा तो मैं इसका लेजर बना देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ ठीक है, अगर बाय चांस एग्जाम में आ गया तो आप क्या करना बेटा, इसका लेजर बना देना, वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ y किसकी है, किसका अकाउंट बनेगा, x का, तो y बनेगा बेटा x का अकाउंट। तो मुझे बताओ क्या गुड्स सेंड किया है, आंसर उसने किया है बट अपने को मतलब नहीं है, अपन y है अपने को मतलब नहीं, गुड्स रिसीव है उससे कोई एंट्री नहीं, उसने जो खर्चा किया उससे कोई एंट्री नहीं, अपन ने खर्चा किया यस, तो अपना पैसा गया तो टू कैश और बैंक, ठीक है। अपना खर्चा गया, अपन एक्स का पैसा मांगता है तो अगर अपन एक्स से पैसा मांगेंगे तो इधर लिखना, अगर अपन एक्स के पैसा कम देना तो इधर लिखना। तो टू कैश और बैंक अपन ने खर्चा किया, अपन एक्स के पैसा मांग रहे हैं, कितना खर्चा किया वो देख लो, तो सर हमने खर्चा किया 2,800, तो ये 2,800 का खर्चा किया है, हमने किया है। उसके अलावा हम एक और चीज़ मांगते हैं कमीशन का, बट कमीशन सेल हुआ तो पैसा आएगा, तो बाय कैश या बैंक या क्रेडिट में गए तो ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, 55,000 का, तो ये इस तरफ आ गया क्योंकि सेल का पैसा तो अपने पास आएगा ना, तो अभी एक्स अपने पैसा मांग रहा है तो इस तरफ लिखो। उसके बाद अब कमीशन का पैसा अपन मांगेंगे तो टू कमीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, टू कमीशन लिख दो। कितना कमीशन है 5,500, ये वाला ये भी यहाँ पे आ गया। इसके अलावा लास्ट में एक बेड डेप्स हुआ है तो यहाँ पे तुम लिखोगे टू बेड डेप्स, क्या लिखोगे, टू बेड डेप्स, या तो ये लिख सकते हो या एक ऑप्शनल है जैसे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ था तो अब वो पैसा नहीं आएगा, तो आप ऑप्शनल यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुम लिख देना ट्रेड रिसीवेबल, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर लिया, ठीक है। आई थिंक जो अमाउंट था ना वो था कुछ 600 रुपया, ये 600 रुपया, डन। तो अभी लॉजिक समझो, लॉजिक बड़ा सिंपल है, हम हिसाब कर रहे हैं तो हमने बोला सुन एक्स, सुन कंसाइनर, मैंने 55 का सेल किया तो मेरे पास 55,000 रुपया आया, बट उसमें से 2,800 रुपये का मैंने खर्चा किया जो तेरा था बट मैंने किया तो उसका पैसा काट लिया, फिर मैंने जो मेहनत की कमीशन उसका पैसा काट लिया, बट जो सेल हुआ 55 का पूरा लिखा है बट उसमें से एक बंदे ने पैसा दिया नहीं है तो वो माइनस कर ले, तो बच्चे वो पैसा मैं तुझे भेज रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट टू कैश और बैंक, ठीक है, टू कैश और बैंक, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया, डन। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी 16,100, नहीं समथिंग कुछ आएगा, 5,500 ये आ गया, 55 ये, अच्छा एक बिल भी भेजा था पहले तो बिल का भी लिख देते हैं, टू बिल्स पेबल, जो पहले एडवांस में भेजा था बिल्स पेबल, ये भी आ गया एडवांस, ठीक है, 30,000 रुपये, तो बचा हुआ 16,100 हमने इसको भेज दिया सेटलमेंट। क्या ये तुमको समझ में आया? अगर तुम नोटिस करोगे, नोटिस करना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी का जो अकाउंट बना था ये ऑलमोस्ट वैसा ही अकाउंट है, बस थोड़ा सा लेजर अकाउंट चेंज हो गया, बाकी वैसा ही है, जो उसके टू में था वो इधर बाय में आ गया, जो इसके बाय में था वो टू में हो गया, ध्यान से देखो, प्रूव करूँ क्या, तो ये देख, ये देखो गौर से, तो एग्जाम में मैं ये केस बता रहा हूँ, वैसे इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है कमीशन वमीशन का, बट अगर एग्जाम में नहीं समझ में आए ना तो दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो जो इसके टू में 55 था उसके बाय में था, और इसके टू में जो बाय में जो भी है वो उसके टू में था, ठीक है। अब सिर्फ तुमको नाम चेंज करना है अंदर के, वो सोच समझ के, खर्चा किया तो टू कैश और बैंक आएगा, बिल दिया तो बिल्स पेबल आएगा, वैसा है। बाकी जो इसका टू का है वो बाय में, उसका बाय का तो वो टू में। इस तरह से तुम एक थोड़ा सा हिंट ले सकते हो अगर एग्जाम में बाय चांस आया तो ऐसा ना हो कुछ भी ना लिख के आओ, कुछ तो लिख के आओ एटलीस्ट। डन। तो ये देखो, देखो डिट्टो सेम है कि नहीं है, यस, डन। तो इस तरह से ये भी हो गया इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन आपके हो गए भैया खत्म, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपने को करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये देखो ट्रू फॉल्स है ना, इसके इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, इसके चैप्टर के ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स भी पूछे गए हैं।
तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर है जिसके ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। तो आपने 800 पैकेट भेजे हैं, हर पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वॉज 900। आपको कॉस्ट दे रखी है और वो भी पैकेट की, न कि टूथपेस्ट की। अगर टूथपेस्ट की कॉस्ट होती तो हम निकालते नंबर ऑफ टूथपेस्ट, 800 इंटू 100, फिर जो आता है उसको इंटू 900 करते, अगर ऐसा होता तो। बट टूथपेस्ट का कॉस्ट नहीं दे रखा है, आपको पैकेट वाइज दे रखा है और तुमको पता है कितना पैकेट भेजा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, 800 इंटू 900। ठीक है, तो आपने जो गुड्स भेजा है उसका 800 इंटू 900 कर लो, तो 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। देखिए 800 इंटू 900 किया तो 7,20,000। क्या ये आपको समझ में आया? उसके बाद मिस्टर वाई स्पेंड 800 रुपीज पर पैकेट एज अ कार्टेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो 100 रुपया मिस्टर वाई ने खर्चा किया, यानी कंसाइनर ने खर्चा किया, तो टू कैश और बैंक आएगा। और 100 रुपया पर पैकेट, तो तुमको पता है 800 पैकेट भेजे, तो 800 इंटू 100 80,000 रुपीज। तो 800 इंटू 100 करो, यहाँ पे 800 इंटू 100 तो 80,000 आ गया। ये टू कैश और बैंक आ गया 80,000। क्या ये आपको समझ में आया? इसके अलावा 1 पैकेट वॉज लॉस्ट इन दी वे, तो एक पैकेट तुम्हारा खो गया। अच्छा मुझे बताओ, एक पैकेट खोया तो उसकी कॉस्ट कितनी थी सर? एक पैकेट की कॉस्ट थी अपने पास 900 रुपया, और उसके ऊपर खर्चा भी किया था 100 रुपया पर पैकेट। तो यहाँ पे पर पैकेट ही दे रखा है, एक पैकेट ही गया तो 100 रुपया खर्चा गया, तो ये एक्सपेंस ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल गया। तो रियल में कितना लॉस हुआ बेटा? 1000 रुपए का। तो बाय इंश्योरेंस, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 1000 रुपया। बट अगर उसमें कुछ क्लेम भी मिलता है तो उतना क्लेम आएगा, और बचा हुआ पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे देखिए 570 का क्लेम आया है, तो 1000 में से 570 का क्लेम आ गया। तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे कितना चढ़ाओगे तुम? 570 इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे चला जाएगा, और बचा हुआ जो भी तुम्हारा होता है 430 वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 430 एंड बाय इंश्योरेंस कंपनी 530, ठीक है। या फिर बाय एबनॉर्मल लॉस लिखो 1000 और इनर कॉलम में लिखो पीएनएल अकाउंट 430 और इंश्योरेंस कंपनी 570। तो ये देखिए बाय एबनॉर्मल लॉस 570 ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आ गया, और बाय पीएनएल अकाउंट 430, दोनों मिला के 1000 ही होता है। क्या ये आपको समझ में आया? बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। डन। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट एंड स्पेंड 39,950 एज अ अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग का मतलब मैंने पहले भी समझा है, दैट इज मतलब डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। तो आपके कंसाइनमेंट में तो दोनों आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सर आपने तो बोला डायरेक्ट आते हैं, वो बेटा क्लोजिंग स्टॉक में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों ही आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए टू कंसाइनी, और इसमें देखिए बेटा रिकरिंग भी आएगा और नॉन रिकरिंग भी आएगा, दोनों ही आएगा। डन। उसके अलावा आगे बढ़िए। ही सोल्ड 740 पैकेट एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर टूथपेस्ट। आहा, अब मजा आ गया। खरीदा तो पैकेट में था, बेचा बट टूथपेस्ट में बेचा उसने पैकेट खोल के बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 740 इंटू 12 करने से काम नहीं चलेगा। 740 इंटू 12, बट इंटू कितने टूथपेस्ट थे? एक में 100, तो यहाँ पे 100 भी होगा। क्या ये तुमको समझ में आया? 740 पैकेट इंटू एक में 100 टूथपेस्ट, तो 74,000 टूथपेस्ट हो गए, और एक को 12 रुपए में बेचा। ऐसा करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर सेल्स। तो देखो 740 इंटू 100 इंटू 12, 8,88,000 का तुम्हारा क्या हो गया बेटा? सेल हो गया बाय कंसाइनी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ही वॉज एंटाइटल्ड 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% कैलकुलेटेड कमीशन। तो 2 और 1 दोनों सेल्स पे है, 3% टोटल कमीशन हो गया। तो 8,80,000 का 3% का कमीशन हो जाएगा। सो 8,88,000 का देखो 2% नॉर्मल कमीशन, 1% कैलकुलेटेड कमीशन, टोटल 3% हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? दोनों सेल्स का ही 2% और 1% लिया है। डन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा तुम्हारा। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एबनॉर्मल लॉस। लॉस तो ऑलरेडी निकाल दिया है, अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं। तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक पहले बताओ कितना बचा होगा। तो सर देखो सिंपल है, आपने 800 पैकेट भेजे, बराबर है। कितने भेजे? 800 पैकेट। उसमें से कुछ क्या हो गया तुम्हारा? चोरी हो गया।
कितना चोरी हो गया, रास्ते में खराब हो गया बताओ। तो सर हमारा 800 में से एक पैकेट गया तो 799 बच गया। अब 799 में से आपने कितना बेच दिया सर, 740 पैकेट बेच दिया, 740 बेच दिया, तो बचा हुआ तुम्हारा कितना हो गया 59 पैकेट, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। सो 59 पैकेट इज योर इन योर क्लोजिंग स्टॉक। सो कैसे निकालोगे बताओ, सबसे पहले कॉस्ट निकाल दो 59 पैकेट इंटू एक का कॉस्ट था 900 रुपया, तो 59 पैकेट इंटू 900 करोगे, ठीक है राइट। तो ये तुम्हारा कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सो 59 इंटू 900 53,100 का कॉस्ट आ गया। इसके अलावा खर्चा भी आएगा, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का खर्चा, सो कंसाइनर एक्सपेंस भी आएगा। 100 रुपया पर पैकेट था, 59 पैकेट है इंटू 100 रुपया पर पैकेट, 5,900 का ये आ गया। और लास्ट में एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, और वो आएगा क्या, वो आएगा फाइनल अमाउंट कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कंसाइनी का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो है तुम्हारा कितना है देख लो। तो सर रिकरिंग नॉन रिकरिंग देख रखा है, नॉन रिकरिंग डायरेक्ट होता है तो 39,950 ये होगा, ठीक है। बट ये कितने पैकेट पे था, जितना उसको मिला, कितना उसको मिला था बताओ। तो सर एक लॉस होने के बाद 799 उसको मिला था, 800 में से गया था, तो बचे हुए यहाँ पे 59 के लिए कितना होगा। तो देखो 39950 डिवाइड बाय 799, 799 कैसे आया कि वो एक तो सर चला गया था, टूट गया था, बीच में गायब हो गया था, वो वाला लॉस हो गया, इंटू 59 के लिए कितना 2950। तो टोटल कितना होता है 53,100 प्लस 5,900 प्लस 2,950, 61,950, 61,950, 61,950 दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। और बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ गया, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया पूरा, ठीक है डन। ये था तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक निकालना। क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक में जितने बचे हैं उसकी कॉस्ट निकाली, खर्चे डायरेक्ट ऐड किए, सारे कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे ऐड किए, ठीक है, और जितना उसको मिला उसमें डिवाइड कर लिया, तो जो खर्चा हुआ है 39,950 डिवाइड बाय 799 इंटू 59 जो बचा था वो वाला किया, और काम हो गया अपना डन। यहाँ पे कोई इनवॉइस प्राइस की बात ही नहीं है, तो हमने सीधा कॉस्ट पे निकाला है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई थिंक ये तुम्हारा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक पूछा, एब्नॉर्मल लॉस पूछा, कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा, जितना पूछा उतना ही करने का, एक्स्ट्रा करने का काम नहीं है, डन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A of Agra sent out consignment goods value 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2019। तो A जो है वो कंसाइनर है बिकॉज वो गुड्स सेंड कर रहा है, B जो है उसको रिसीव कर रहा है तो वो कंसाइनी हो गया, राइट। अब यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट, क्या दे रखा है कॉस्ट, ठीक है 1 लाख रुपीज। और यहाँ पे आगे तुम देखो कहीं पे भी इनवॉइस प्राइस का मेंशन नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली कॉस्ट ही होगा। तो 1 लाख का कॉस्ट है, तो यहाँ पे कॉस्ट वाले मेथड से अपने को करने का है, ठीक है। तो पहले एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपीज। तो ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1 मार्च को 1 लाख रुपीज, डन। यहाँ पे डेट दे रखे है बिकॉज डेट भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों, आगे पढ़ेंगे। ही इंकर्ड द एक्सपेंडिचर 12,000 ऑन द फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ही यानी कंसाइनर। तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 12,000 ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये देखो, तो अभी तो जो पीछे पड़ा वही है, कुछ नया आया नहीं है। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो देखो यहाँ पे ईयर कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को हो रहा है, डेट भी दे रखी है, तो डेट का कॉलम भी चाहिए, तो डेट भी अपन ने लिखी है, ठीक है। ये 1 मार्च की देखो डेट भी लिखी है। सर आज से पहले नहीं लिखी, अरे आज से पहले डेट कभी मेंशन ही नहीं थी तो काम ही नहीं पड़ा, अब दे रखी तो लिखेंगे। Is accounting year closed on 31st December. B was entitled to a commission of 5% on the gross sales plus declared commission of 3%. So इधर कोई मेंशन नहीं किया है कि 3% किसका, तो नॉर्मली सेल्स का होगा। सो 5% भी सेल्स का एंड 3% भी सेल्स का, मतलब 8% हुआ टोटल मिला के, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, आप चाहो तो मर्ज करके भी लिख सकते हो। B took the delivery of the consignment and by incurring expense 3,000 on the goods consigned। तो B ने खर्चा किया है 3,000 रुपए, सो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू B 3,000 रुपीज, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू B, और ये देखो इसमें क्लियरिंग एक्सपेंस 3,000 हो गया, राइट। On 31st December 2019, B inform on the phone, आहा फोन किया, सुन रहे हो फोन, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे दे रखा है, ठीक है चलो। B informed on the phone that he had sold all the goods for 1,50,000 by incurring selling expense of 2,000। तो B ने क्या बोला कि बाबू भैया आपका गुड्स सेल हो गया है, ठीक है। कितने का सेल हो गया है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है।
चलो तो सेल की एंट्री क्या होती है, बाय बीज अकाउंट 1,50,000 डन। नाउ बाय इंकरिंग सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 2,000, तो उसने 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस भी किया है। सो ये सेम एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और उसके अंदर लिख देंगे 2,000, ये बी का खर्चा है, बाबू भैया का खर्चा है, मतलब अपना कौन कंसाइनी उसका खर्चा है। आगे देखो, ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 हैज बीन रियलाइज्ड। अब उसको 1,48,000 नहीं मिला है, मतलब 2,000 का उसका बेड डेप्स हो गया है। तो बेड डेप्स आएगा कि नहीं आएगा वो समझो। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया तो बेड डेप्स इधर नहीं आएगा, और नहीं दिया तो आएगा। अब अपन ने ऊपर पढ़ा था डेल क्रेडिट कमीशन है तो बेड डेप्स नहीं आएगा, यानी कि उसको जो रियलाइज हुआ वो पूरा का पूरा 1,50,000 होगा। यहाँ पे 2 बेड डेप्स देने का काम नहीं है। And rest was considered irrecoverable and would be sending the check in a day or for the amount due along with the account sale। तो उसने बोला सिर्फ 1,48,000 आया है तो मैं पैसा तुमको भेज देगा, ठीक है डन। इससे कोई मतलब नहीं है, फालतू है। आगे बढ़ो, 5 Jan 2020 नेक्स्ट ईयर। देखो अकाउंटिंग ये 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर में ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस फॉर 260 फॉर द कलेक्टिंग द चेक। तो ए का खर्चा हुआ है बैंक चार्जेस, ठीक है, ये बैंक चार्जेस ए का खर्चा हो गया है, ठीक है। कब हुआ है, 5 जनवरी को। द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक 9 Jan। बैंक ने कितना अमाउंट क्रेडिट किया है, 9 Jan को। राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट बीज अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत थी नहीं, बट यहाँ पे एक नया अकाउंट पूछा जो आज तक कभी नहीं पूछा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। क्या पूछा है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। इसके लिए तुमको एक प्रोविजन का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रोविजन क्या होता है सुनो, जब अपने को मालूम होता है कि ये खर्चा होने वाला है ही, ठीक है, और ये कुछ टाइम में होने वाला है, तो अपने को पता है ये होने वाला है, ये करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो हम उसका पहले से प्रोविजन कर लेते हैं, क्योंकि वो लिंक इस ईयर से है बट खर्चा बाद में होगा। ऐसा जैसे मान लो तुमने मार्च के महीने में लाइट यूज की, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, बराबर है, मार्च के महीने में फुल मजे लिए लाइट के, एसी बेसिस चलाया, सब किया। अब मुझे बताओ मार्च का बिल कब आता है, सर नेक्स्ट महीने में आता है, अप्रैल में आता है, 5-6 तारीख को या 10 तारीख तक आ जाता है। तो जब तुम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, उस टाइम के तुमको मालूम तो नहीं होता है कितना बिल आया है, क्या चीज तुमको समझ में आया, पर तुमको पता है कि एस्टिमेट होता है कि इतना बिल आएगा। और वो बताओ तुमने यूज कब किया है, मार्च में किया है, तो ऑब्वियसली यूज मार्च में किया है, 31 मार्च को तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, तो मार्च का खर्चा उसमें आना चाहिए ना। क्या वो बिल पे करना पड़ेगा, हाँ सर, बट क्या अभी पे करना है, क्या अभी लायबिलिटी है, नहीं सर अभी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी अगले महीने होगी जब आएगा बिल। तो इसका अपन बनाते हैं प्रोविजन। क्या बनाएंगे, इसका प्रोविजन। समझ में आया ये वाला, सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। अब ऑब्वियसली उसको पता है कि मेरे पास चेक आ रहा है और चेक को क्लियर करने में बैंक चार्जेस जाएगा, तो यहाँ पे जब उसको पता कि बैंक चार्जेस जाएगा तो ये इस साल का खर्चा हो गया ना, दिसंबर का, हालांकि वो लग कट कब रहा है, जैन में, सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह, तो बट उसका प्रोविजन अभी इसी साल बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसाइनमेंट में अपन प्रोविजन बनाएंगे, टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, और उसमें लिखेंगे बैंक चार्जेस का 260 रुपीज। तो ये देखो, टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 31 दिसंबर को बैंक चार्जेस 260 रुपीज, ठीक है, और सेल के ऊपर कमीशन आ गया 5% एंड 3%, टोटली कमीशन हो गया, और ये सारा खर्चा यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, और ये प्रॉफिट आ गया। तो इसमें पूरे सम में समझने वाली चीज यही थी, प्रोविजन। क्या ये तुमको समझ में आया? तो सर इससे पहले तो नहीं बनाया, क्योंकि इससे पहले कभी प्रोविजन का अकाउंट पूछा ही नहीं। इस बार क्वेश्चन में क्लियरली प्रोविजन का अकाउंट पूछा है, मतलब कुछ तो आएगा उसके अंदर। अब जितना अपन ने पढ़ा है उसमें से ऐसा कौन सा खर्चा है जो अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, बैंक चार्जेस। 31 दिसंबर को खड़े हो तुम, तो 31 दिसंबर तक ऐसा कौन सा खर्चा है जो फ्यूचर में होगा, बैंक चार्जेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बैंक चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, डन। चलो, तो जब हम खर्चा बुक करते हैं तो नॉर्मली अपन ये एंट्री करते थे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। कोई भी प्रोविजन ऐसे बनता है, P&L से बनता है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये एक्सपेंस की एंट्री होती है, ठीक है, ये एंट्री होती है एक्सपेंस की। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, कंसाइनमेंट मैंने पहले ही बोला था, दिस इज द वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। अब आगे क्या होगा वो देख लेते हैं इन फ्यूचर। अच्छा, उससे पहले बी का अकाउंट देख लो, तो सिंपल है, कंसाइनमेंट आ गया, ये सब खर्चे आ गए, ठीक है, डन, ये काम हो गया, ये पहले जितना किया वैसा किया है। अब अगले टाइम पे क्या होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ बताओ, जैन में क्या हुआ। तो सर जैन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने को चेक मिला है, तो बीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 1,33,000 का ये बैलेंस का चेक मिल गया। सर एक और डाउट है, यहाँ पे सर सेटलमेंट नहीं किया। अरे कैसे करेगा मुन्ना, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि वो पैसा जो है वो जैन में भेज रहा है, और तुम ये 31 दिसंबर को बना रहे हो, तो जब वो पैसा जैन में भेजेगा तो 31 दिसंबर को तो ड्यू है ना, उसका पैसा आना बाकी है। इसके लिए यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, ये देख,
इसके लिए लिखा है। क्या ये तुमको समझ में आया? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इस टोटल में से टोटल माइनस किया है, 1,50,000 में से 17,000 माइनस किया तो 1,33,000 आया है, और ये पैसा मिला नहीं, ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जैन को बैलेंस वापस ओपनिंग हो गया और पैसा मिला है, बट कब मिला है? फिफ्थ जैन को बाय बैंक 1,33,000। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड, डन। चलो अब देखो, ये इधर चेक अपने को मिल गया, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस हो गया। अब क्या होगा? अब तुम्हारा बैंक चार्जेस जाएगा, क्या जाएगा? बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस से काट लो 260, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन बच गया, इतना पैसा अपने बैंक में पड़ा है। ठीक है, अब जब भी कोई खर्चा होता है ना, मान लो जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा बुक किया था, तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा ना, तो अपन ये एंट्री पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अपन ने पे किया होगा, तो ये अपन ने बुक किया होगा। ठीक है, और साल के एंड में नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में ट्रांसफर होती है, बट इस बार पीएनएल में करना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हट जाएगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। नॉर्मली ये एंट्री होती है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कट गया, प्रोविजन जो क्रेडिट पहले था तुम्हारे पास क्रेडिट में, वो डेबिट हो गया, वो भी हट गया, और सारा काम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा बुक कर चुके हो, तो वापस करने का काम नहीं है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जब बैंक चार्जेस कटेगा तो एंट्री विल बी बैंक चार्जेस टू बैंक, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो विद द बैंक चार्जेस, और यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस की जगह पे टू बिलर, यहाँ पे आएगा टू बैंक चार्जेस। क्या आएगा? टू बैंक चार्जेस। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसी एंट्री का इफेक्ट ये हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी बाय बैंक चार्जेस हो गया, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बैलेंस देखो, यहाँ पे बैलेंस आ गया, लास्ट टाइम एंट्री पास की थी, तो प्रोविजन एज द लायबिलिटी शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में एज द लायबिलिटी 31 दिसंबर को शो हो रहा होगा प्रोविजन, तो इसका बैलेंस होगा बाय में। और अब जब बैंक चार्जेस लगा है, तो ये एंट्री लास्ट में जो ट्रांसफर करते हो, वो एंट्री यहाँ पे पास की, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये था इसका पूरा लॉजिक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में मैं वापस समझा देता हूँ कि इसमें समझने लायक चीज़ तो यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है इधर, तो लॉस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर सारा गुड्स बेच दिया था। तो देखो ऐसे एंट्री हुई है, सबसे पहले तुमने ये एंट्री पास होती है, नॉर्मली प्रोविजन की एंट्री होती है, P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रोविजन बनाओ तो उसकी ये एंट्री होती है, टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है बेटा ईयर एंड में। कब होती है? ईयर के एंड में, जब पता होता है कि ये चीज होने वाली है। फिर नेक्स्ट ईयर जब वो खर्चा रियल में होता है, तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है टू कैश और बैंक। जो भी पैसा गया वो यहां पे आता है। ठीक है, इसके अलावा जो बैलेंस को जो ट्रांसफर करते हो P&L में, नॉर्मली तो P&L में करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ये एंट्री होती है। बस इस बार P&L में ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट टाइम हो चुका है ना। तो हम इस बार क्या एंट्री पास करेंगे पता है तुमको? हम ये एंट्री पास करते हैं, ये एक्सपेंस हटाने के लिए क्रिएट करूंगे, टू एक्सपेंस अकाउंट होता है। नॉर्मली इससे पहले अगर मान लो प्रोविजन नहीं बनाया होता, तो एक्सपेंस टू कैश और P&L टू एक्सपेंस यही होता है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। क्या ये तुमको समझ में आया? राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस से इसको लिंक करूं, तो इसकी एंट्री क्या होगी वो भी देख लो तुम। सबसे पहले ईयर एंड में P&L अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनमेंट, यहाँ पे कंसाइनमेंट कर तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्ज यानी प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ठीक है, ये बैंक चार्जेस है। किसका प्रोविजन बनाया तुमने? सबका बनाया कि सिर्फ बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस। फिर नेक्स्ट ईयर में जब बैंक चार्जेस तुम्हारे बैंक में से कट गए, तुमने एंट्री पास की बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और फिर जब बैलेंस ट्रांसफर किया तो इस बार P&L में करने का काम नहीं पड़ा या कंसाइनमेंट में करने का काम नहीं पड़ा, हम उसके सामने प्रोविजन हटा देंगे, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक चार्जेस।
ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, एक्सपेंस मतलब बैंक चार्जेस और प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये बैंक चार्जेस का था। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी की लेजर पोस्टिंग की, इन तीनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग वहां पे दिख रही है। डन। ये था कंसाइनमेंट अकाउंट में ईयर एंड में है, ये नेक्स्ट ईयर में है, ये दोनों एंट्री नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें काफी बच्चों को दिक्कतें होती है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ डाउट होगा नहीं इसमें। डन। ठीक है, चलिए तो फिर अभी बात आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो फिर शुरू करते हैं। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा। ठीक है, डी ऑफ दिल्ली मतलब हु इज द कंसाइनर? डी। एंड हु इज द एजेंट? ए। कंसाइनिंग एजेंट है। ठीक है, ए एजेंट है यहाँ पे। एट इज सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। तो ये बोलता है मैंने जो प्राइस बोली है ना, तुझे उससे ज्यादा में सेल करना है। ठीक है, या उतने में करना है या उससे ज्यादा में करना। A is entitled to a commission of 7.5% on the invoice price। तो इनवॉइस प्राइस पे सेल की तो हम तुमको 7.5% कमीशन देगा। और अगर तुमने उससे ज्यादा में सेल किया तो जितना भी ज्यादा में सेल करेगा उसका 20% हम तेरे को देगा। क्या बोला? तूने अगर मान लो 100 रुपए में चीज को बेचना है और 100 में बेचा तो 7.5 मिलेगा, और अगर तूने उसको ज्यादा में बेचा, मान लो 120 में बेचा, तो 100 रुपए का प्राइस जो मैंने बोला था उसके ऊपर तो 7.5 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितने में बेचा? 20 रुपए में, तो उस 20 के ऊपर 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन द एजेंट 30 डेज बिल्स फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे कुछ एडवांस दिया है। ठीक है, कितना एडवांस दिया एजेंट ने? 80%। कितना एडवांस दिया? 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो जो भी गुड्स का इनवॉइस प्राइस होगा उसका 80% एडवांस दे रहा है। On 1st Feb 2020, 1000 cycle were consigned to A, each cycle costing 640 including the freight and the invoice at 800। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना कॉस्ट है, कितना इनवॉइस प्राइस है? सर कॉस्ट इज 640 इंक्लूडिंग द फ्रेट, कोई इशू नहीं है, और इनवॉइस प्राइस दे रखा 800 रुपया। तो ये जो लाइन थी ऊपर वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसने बोला 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो मुझे बताओ सबसे पहले जो गुड्स भेजा है ना उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? सो इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट इज, तो देखिए टोटल मिला के 1000 साइकिल्स भेजी है, इंटू एक का है 800 रुपया। तो जो गुड्स भेजा है ना उसको 1000 इंटू 800 कर लो। ठीक है, तो दैट विल बी 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख का 80% 6,40,000 इंटू इसका 80% कर लेंगे, क्योंकि पूरा नहीं भेज रहा है, 80% भेज रहा है, तो डेट विल बी 6,40,000 का ये बिल भेज रहा है। क्या ये तुमको समझ में आया? उसके बाद आगे देखिए, बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन द प्रिंसिपल बुक आर क्लोज्ड, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। ए ने अपना पेमेंट कर लिया। सोल्ड ऑफ 820, अच्छा ए ने किसका पेमेंट किया है? वो बिल जो उसने एक्सेप्ट किया ना उसका पेमेंट ए ने किया है। ठीक है, बिल का। सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स एट द एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। तो उसने सेल कर दिया है। सेल कितना हुआ है? 820 साइकिल इंटू 930 के हिसाब से। द सेल एक्सपेंस बीइंग 12,500, ये खर्चा किया है, कंसाइनी ने किया है 12,500। एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मीन ऑफ बैंक ड्राफ्ट। लास्ट में जो बचा था वो बैंक ओडी से भेज दिया, बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया, सॉरी। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल वर स्टॉप स्पॉइल। तो यहाँ पे देखिए 20 साइकिल जो है वो खराब हो गई है। एंड वर टू बी वैल्यूड एट डेप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट। और खराब हुई साइकिल को जीरो वैल्यू नहीं किया है, उसने बोला कि उसका 50% का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। शो बाय द मीन। अब मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो क्या पूछा है। शो बाय द मीन ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। अरे भैया ए की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। हु इज द ए? कंसाइनी। तो इस बार आपको कंसाइनी की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कंसाइनी की बुक में क्या क्या आता है। पहली चीज सबसे पहले सर स्टार्ट करता है, अगर कोई एडवांस भेजा तो वो आएगा। एडवांस ऑलरेडी बिल भेजा है तो उसको वो आएगा। फिर खुद के खर्चे, जो गुड्स भेजा है वो कभी कंसाइनी की बुक्स में नहीं आता। जो गुड्स रिसीव हुआ वो भी कभी कंसाइनी की बुक्स में नहीं आएगा। जो कंसाइनर ने खर्चे किए वो भी कंसाइनी की बुक्स में नहीं आते। कंसाइनर का स्टार्ट ही कहाँ से होता है? पहला एडवांस और दूसरे उसके खर्चे, खुद के खर्चे, तीसरा कमीशन। समझ में आया? और अगर बैड डेब्ट्स आएगा उसकी बुक्स में, अगर डेलिगेटेड कमीशन क्या है, दिया है या नहीं दिया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आएगा, राइट। और लास्ट में एक चीज आती है, वो आता है सेल। ये इतनी चीजें आती है और फाइनली सेटलमेंट। तो अब देखो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या किया उसने? इन द बुक्स ऑफ ए, किसका अकाउंट बनेगा भैया जी? डी का बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक फिलहाल नहीं निकालना है, ठीक है, बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डी का अकाउंट बन रहा है इन द बुक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ
ए, ठीक है। कंसाइनी डी का कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है। सबसे पहले बिल बेचर टू बिल्स पेबल 6,40,000 बराबर है। फिर उसने क्या किया है, खर्चा जो बाकी तो गुड्स एंड का वैल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, खर्चा किया है इसने सेलिंग एक्सपेंस किया है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस, सॉरी ये नहीं, इधर नहीं है, इधर है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, गुड्स भेजा, फ्रेट वेट ये सब ठीक है। ड्यू डेट पे उसने पेमेंट कर लिया, उसकी एंट्री होती है बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। तो बिल्स पेबल टू कैश और बैंक ना, क्या कंसाइनर का नाम आया नहीं सर, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। उसके बाद आगे देखो उसने सेल किया है, सेल, तो सेल का एंट्री तो आएगा ना, क्या आएगा, यस सर, बाय कैश और बैंक आएगा। तो एक बाय कैश और बैंक आ गया 829.30 762 इसके अलावा इसने देखो यहाँ पे सेल्स एक्सपेंस 12,500 भी किया है, तो ये भी आ गया। खुद की जेब से पैसा गया तो टू कैश और बैंक, मैंने पहले भी बोला था जो खुद की जेब से अगर टू कैश और बैंक आएगा 12,500, ये भी आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कमीशन निकालना है, क्या निकालना है, कमीशन, वो देखना है, तो कमीशन भी निकाल देते हैं अपन। यहाँ पे कमीशन के बारे में कैसे निकालोगे वो देख लो। सबसे पहले डायरेक्ट सेल्स का पर्सन करना है क्या, नहीं सर ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। तो सेल्स का 7.5 मत करना, बिकॉज उसने बोला इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे देखिए आपने 820 साइकिल सेल की है, 820 साइकिल इनटू एक साइकिल का जो पेमेंट किया है वो, सॉरी इनवॉइस प्राइस जो था वो क्वेश्चन में दे रखा था कि इसका इनवॉइस प्राइस 800 रुपीज है, तो इनटू 800 रुपीज, तो ये इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेल आ जाएगा। तो 820 इंटू 800 6,56,000, ये क्या आया है बताओ, ये गुड सेल किया ना उसकी इनवॉइस प्राइस है। तो मुझे बताओ तुमको चाहिए गुड सेल की इनवॉइस प्राइस, तो क्या तुम सब साइकिल को देखोगे या जितने साइकिल सेल की है उसको देखोगे, जितनी साइकिल सेल की है, कितनी साइकिल सेल की है 820, और उसका हर का एक का इनवॉइस प्राइस था 800 रुपया, तो टोटल मिला के हो गया 6,56,000 इंटू इसका 7.5% पहला कमीशन है, तो इंटू 7.5% 49,200 रुपीज, 49,200 रुपीज इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेल। क्या ये आपको समझ में आया, डन। नाउ अभी इसने बोला एक्सेस अमाउंट, तो अब एक्सेस का भी निकाल देते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। तो मुझे बताओ इसने रियल में सेल कितने में किया, सेल के 930 में, और इनवॉइस प्राइस था 800 रुपया, 130 रुपया एक्स्ट्रा में सेल किया, तो एक्सेस अमाउंट 130 रुपया आ गया पर साइकिल, और इसने बेची है टोटल मिला के 820 साइकिल, तो 130 इंटू 820 कितना होता है बेटा, 1,06,600 इंटू इसका 20% 20%, तो इसका इंटू 20% कर लो, दैट विल बी 21,320। सो टोटल मिला के भाई साहब आपका होता है 49,200 70,520 70,520, ये आ गया टू कमीशन 70,520। सर कमीशन में टू कैश और बैंक क्यों नहीं आया, अरे बेटा कमीशन इन द बुक्स ऑफ, मैं कंसाइनर है, मैं कंसाइनी है, ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे क्या है कंसाइनी, तो मैं कमीशन, मेरे इनकम हुआ ना, क्रेडिट द इनकम, तो टू कमीशन होगा ना, लेना बाकी है, दिया थोड़ी है किसी को, तो जो लेना बाकी है तो उसमें उसका नाम आ जाएगा कि ड्यू करना है, ड्यू की एंट्री क्या होती है, डी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, राइट। अब बचा हुआ उसने बोला बैंक ड्राफ्ट भेज दिया, तो बैंक से भेज दिया, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। क्या ये आपको समझ में आया, डन। अच्छा इसने बोला था नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे बिल्स पेबल भी था, तो ये पहली एंट्री देखो बिल्स पेबल की आई बाय डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और उसने बोला ड्यू डेट पे पेमेंट कर लिए, तो 1 फेब का बिल था, उसके बाद 2 महीने, तो फेब से मार्च, 1 महीने का, सॉरी मार्च, और 3 दिन एक्स्ट्रा करके तुम्हारा ये डेट भी आ गया 40,000, ठीक है, डन। चलो इसके अलावा इसने पूछा कि सर आपको है ना क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालो जो कि डी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कोई आपको उसका लेजर अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाने का, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो देखो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक आता है कॉस्ट पे, किस पे आता है, कॉस्ट पे। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखा है, यस सर, कितनी साइकिल बची है पहले वो बताओ। तो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मिला के हमने जो साइकिल भेजी थी ना, वो भेजी थी यहाँ पे 1000 साइकिल, कितनी भेजी थी, 1000 साइकिल, ये देखो, ठीक है, 1000 साइकिल टोटल मिला के आपने भेजी थी सर, 1000 साइकिल। मैं सब यहां से मिटा देता हूं, एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी साइकिल भेजी थी आपने, ये 1000 साइकिल, ठीक है, 1000 साइकिल भेजी थी, मैंने सर्कल कर दिया है, उसमें से आपने 820 साइकिल बेच दी,
तो 1000 मिनट से 820 गई तो कितनी बच गई, 180 साइकिल बच गई। अब 180 में से 20 साइकिल खराब है, उसका वैल्यू अलग से निकालेंगे। तो बची हुई सही साइकिल कितनी है, 160। तो पहले 160 का कॉस्ट निकालते हैं। तो 160 इंटू 640 का कॉस्ट था, तो 160 इंटू 640 कर लो, कॉस्ट प्लस फ्रेट का जो करते हो वो वाला, तो 1,02,400 ये आ गया। इसके अलावा कंसाइनर का कोई खर्चा हुआ ही नहीं है, और कंसाइनी का भी हुआ है तो इनडायरेक्ट खर्चा सेल्स का वो कभी ऐड होता ही नहीं है। तो इसके हिसाब से 1,02,400 आ गया, बराबर है। अब 20 साइकिल जो थी ना उनका भी वैल्यू निकालना है। तो 20 साइकिल इंटू 1 का वैल्यू 640 था, तो टोटल मिला कितना होता है बताओ। तो 20 इंटू 640 12,800, और इंटू इनका 50% वैल्यू कंसिडर किया है। तो 50% तो अभी भी अपने पास पड़ा है ना, तो इंटू 50% करो, 6,400, ये रहा 6,400। क्या ये तुमको समझ में आया? डन। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,08,800। ये इसने पूछा है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर, नॉट वर्किंग नोट। ठीक है, डन। तो इस तरह से 2 अकाउंट बनेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड आएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या ये तुमको समझ में आया? तो एक बार इस सम को वापस अपन पूरा स्टार्ट से समझते हैं। मैं फटाफट समझा रहा हूं, ध्यान दो। क्या था इस क्वेश्चन में? सबसे पहले यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर नहीं करना है, कंसाइनी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले देखो, एक बंदा है डी, उसने गुड्स सेंड किया है ए को, तो डी का गुड्स आता है ए के पास। ए बोलता है मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, मेरा थोड़ी है, तो ए रिकॉर्ड नहीं करता है। तो गुड्स आ गया उसके पास। अब क्या किया, ए ने खर्चा किया, तो उसकी जेब से पैसा गया, बट उससे पहले उसने एडवांस भेजा है, बिल भेजा है। तो मैं मान लो ए हूं, मैं कौन हूं, ए हूं, तुम माई बाप हो, तुम कंसाइनर हो, मैं एजेंट है तुम्हारा। ठीक है, हाथ जोड़ता है भैया, मैं एजेंट है तेरा। ठीक है, हाँ मैं भीख मंगा है, मैं एजेंट है। ठीक है, तुम मालिक हो भाई साहब। तो अभी सुन, तू मालिक है, मैं एजेंट है। तू मालिक, मैं एजेंट। तू मुझे गुड्स भेज रहा है, मैं खुश हो गया, पर मैं उससे कोई एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि मेरा नहीं हो, तेरा एंड में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एडवांस तुझको दिया है, तो मैंने दिया ना, तो मेरी जेब से गया, तो मैं रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो मेरी लिए एंट्री क्या होगी, अब माई बाप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना आएगा, 80%, राइट। उसके बाद क्या आएगा बेटा, मैंने खर्चा किया तो मेरी जेब से पैसा गया, बट वो तेरे लिए किया है, तो माई बाप अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझ में आया ये वाला? उसके बाद मेरे लिए कमीशन मिला, तो मुझे जो कमीशन मिलेगा मेरे लिए इनकम हो गया, बट वो पैसा तुम ही देने वाले हो, या तुम्हारे में से काटूंगा। तो माई बाप अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या ये तुमको समझ में आया? हर जगह पे तू ही आ रहा है भैया। उसके बाद मैंने गुड्स बेचा, तो पैसा मेरे पास आया, तो जब मेरे पास आया तो मैं तो रिकॉर्ड करेगा ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पर ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, तो अगेन टू माई बाप, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू माई बाप। क्या ये तुमको समझ में आया? और लास्ट में बचा हुआ पैसा आपको दे दिया, तो माई बाप अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इस तरह से ये तुम्हारा खत्म होता है। डन। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, कुछ भी इसमें आपको डाउट होगा नहीं। लो जी भाई साहब, तो हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वैसे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता चुका हूं आपको। कहाँ बताया सर? स्टार्ट में बताया था मैंने। ठीक है, क्या बताया था वो सुनो, कि जो कंसाइनर होता है ना, कंसाइनर, ठीक है, ये कंसाइनर है तुम्हारा, हाँ मूछो वाला मेरी तरफ, बराबर ना, मूछे एकदम हो तो जारसल जैसी हो, वरना ना हो। तो यहाँ पे मूछे वाले सर है तुम्हारे, उसका नाम है ओनर। क्या नाम है उसका? ओनर, जिसे हम प्यार से कंसाइनर बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे इसने गुड सेंड किया था एक बंदे को, जिसका नाम था प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा कंसाइनी। क्या नाम था उसका? कंसाइनी। और ये इसके थ्रू गुड सेल करता था, राइट। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप कंसाइनी के थ्रू ही करो, आप खुद भी तो टैलेंटेड हो मेरी तरह, तो आप खुद भी अपना बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो इस बंदे ने क्या डिसाइड किया है, ओनर ने, कि मैं कंसाइनी को भी गुड्स बेचूंगा, वो भी सेल करेगा अपने हिसाब से जो भी करना होगा, और मैं भी यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठेगा, मैं भी अपना कुछ गुड्स मैं भी सेल करेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, देखो खर्चे मेरे पास भी होंगे, मैं भी रेंट पे करेगा, मैं भी फ्रेट पे करेगा, और इधर कंसाइनमेंट पे भी खर्चा होगा। ठीक है, कंसाइनी भी रेंट पे करेगा, तो मैं दोनों को मिक्स नहीं करेगा, बिकॉज मुझे ना सिर्फ कंसाइनमेंट का प्रॉफिट अलग से चाहिए, ताकि पता चलेगा कि ये कंसाइनमेंट का बिजनेस करके मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ कि लॉस में आ रहा हूँ, ये अपने को पता करना था। इसीलिए अपन ने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी ओनर की बुक्स में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था। याद है तुमको कंसाइनमेंट अकाउंट? तो तुमको याद होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या था, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी होता है, परचेज सेल। तो यहाँ पे परचेज मतलब जो गुड्स आया कंसाइनर से वो परचेज होता है एक तरह से, और जो सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस, खर्चे, वो सब हमने एक जगह पे लिखे कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्या ये तुमको समझ में आया?
तो वो ऑलरेडी खर्चे की एंट्री अपन पास कर चुके हैं कंसाइनमेंट के रूप में, प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो क्या ओनर उन खर्चों की वापस एंट्री पास करेगा? नहीं सर, बिकॉज ऑलरेडी उसका कैलकुलेशन सारा हो चुका है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ऑलरेडी सारा कैलकुलेशन वहां पे हो चुका है, कितना पैसा लेना कितना देना है सब वहां पे हो चुका है। तो कंसाइनमेंट वाली चीजों को ये ओनर अब नहीं देखेगा, क्योंकि उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस है वो उसको मिल गया, और कितना पैसा उससे लेना है वो मिल गया, ठीक है, ये सब मिल गया है। तो अब ये जो ओनर जो बुक करेगा ना, ये सिर्फ वो बुक करेगा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इसके खुद के खर्चे यहाँ पे बुक करेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो कंसाइनमेंट का जो भी फाइनल प्रॉफिट है वो इसके मेन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर तुमको याद है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में लास्ट में बैलेंसिंग फिगर में टू प्रॉफिट एंड लॉस या बाय P&L अकाउंट अपन ने लिखा था। तो क्या था, हम बोल रहे थे कि ये जो प्रॉफिट आया है ना कंसाइनमेंट पे, ये ट्रांसफर होगा ओनर के मेन P&L में। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, हम बार बार चीजों ने लिख के एक बार लिख दिए यहाँ पे, तो वापस इसका बार बार सब चीजें नहीं लिखेंगे, इसका नेट इफेक्ट वहां पे दे देंगे। डन, ये हमने समझा था। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देख लो। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर 2 लाख। तो इसने टोटल मिला के 10,000 मीटर जो है वो क्वेश्चन 10,000 मीटर जो है वो क्लोथ इसने लिया है, और उसका पेमेंट जो है वो किया है 2 लाख रुपए। आउट ऑफ विच 5,000 मीटर वॉज सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसमें से सिर्फ आधा इसने कंसाइनमेंट पे भेजा है। मैंने बोला जरूरी नहीं है पूरा भेजना, खुद भी तो बेच सकता है, टैलेंटेड है मेरी तरह तो बेच सकता है, ठीक है। टू वाई आगरा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। X paid 5,000 for the freight and 500 for the packing etc. तो ऑब्वियसली ये खर्चा इसने किया, ये कंसाइनमेंट पे खर्चा किया है, ठीक है, भेजने पे खर्चा किया है। Y sold 4,000 मीटर एट 40 रुपीज पर मीटर। Y ने इसमें से 4,000 मीटर बेच दिया। कितने में से? अरे 10 में से मत लेना नालायक को, 10 में से 5 भेजा है तो 5 में से 4 उसने बेच दिया, 1,000 अभी भी पड़ा है। एट 40 रुपीज पर मीटर एंड इनकर्ड 2,000 फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसने 2,000 रुपीज का खर्चा भी किया है। X is entitled to a commission of 5% on the total asset। तो अब उसको 5% टोटल सेल्स का मिलेगा। किसका मिलेगा? टोटल सेल्स का। प्रोसीड प्लस फर्दर 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज ओवर दी 30 रुपीज पर मीटर। जैसे इससे पहले इनवॉइस प्राइस बोल रखा था, इस बार प्राइस दे रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, हमने सब किया है। Y is entitled to a commission of 5% on the total sale। जो भी सेल होगा उसका 5% मिलेगा, और 20% एनी सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा 30 रुपए से ज्यादा में जितना होगा वो। तो अगर मान लो 40 में सेल किया तो 10 रुपए एक्स्ट्रा में किया, 45 में किया तो 15 रुपए एक्स्ट्रा में किया, ठीक है, तो उसके ऊपर 20% मिलेगा। 3,000 मीटर वॉज सोल्ड एट दिल्ली 30 रुपीज पर मीटर। 3,000 मीटर दिल्ली में सेल हुआ है। दिल्ली मतलब कंसाइनर ने सेल किया बेटा, कंसाइनर नहीं, यहाँ पे कंसाइनर ने सेल नहीं किया है, कंसाइनर ने सेल किया है ये वाला 3,000 मीटर, ये ओनर ने सेल किया है, ओनर ने सेल किया है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर सेल करता है वो आता है, राइट। लेस 3,000 फॉर द एक्सपेंस एंड कमीशन। ये भी खर्चा किसका हुआ है? ओनर का हुआ है, मतलब ये उसका डायरेक्ट बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? डायरेक्ट बिजनेस, न कि कंसाइनमेंट वाला। तो ये पूरा जो है इसका, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट बिजनेस वाला है। Owing to the fall in the market price, the inventory for the cloth in hand is reduced by the 10%। क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है बेटा, कि इसने क्या किया है, तुम्हारा जो इन्वेंट्री है ना उसका पहली बार यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गया है। हमने एक चैप्टर किया था इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, याद है? तो हमने वहां पे लिखा था इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी एनआरवी, विच एवर इज लोअर। याद है? प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म के हिसाब से ट्रू फॉल्स में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पॉइंट अभी तक एक भी क्वेश्चन में नहीं आया था मार्केट प्राइस का, बट अब पहली बार आ चुका है। तो इसको करना तो है बट अभी नहीं करना है, इसको जब क्वेश्चन खत्म होगा ना लास्ट पॉइंट पे तब करेंगे, जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तब की बात है, उससे पहले मत देखो। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, जो अब तक बनाते आए हो वैसे ही करना है। एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये एक नई चीज फिर से आई है, यहाँ पे 2 नई चीज है। डन। कंसाइनमेंट अकाउंट तो तुम्हारा वैसा ही बनेगा जैसा बनता है। कैसे बनाओगे कंसाइनमेंट अकाउंट में? बताओ। सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, राइट, फिर एक्सपेंसेस, फिर कमीशन वमीशन रहेगा तो वो आ जाएगा, फिर सेल वेल होगा वो आएगा। ये सब चीजें आने वाली है जो अभी तक अपन ने सीखा था, ठीक है। तो शुरू करें फिर, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, फिर ट्रेडिंग P&L बनाएंगे। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, तो 5-10,000 मीटर परचेस किया, वो तो ओनर ने परचेस किया तो उससे कोई मतलब नहीं है। कंसाइनमेंट में तो जो गुड्स भेजते हैं ना वो आता है। तो मुझे बताओ कितना गुड्स भेजा है? 5,000 मीटर भेजा है, तो ये आएगा। और उसका सेलिंग प्राइस दे रखा 30 रुपया। बट मुझे बताओ अपन कॉस्ट पे लिखते हैं कि परचेज प्राइस पे लिखते हैं? सब परचेज प्राइस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट पे करने का है, कॉस्ट सर नहीं पता, अरे नालायक को निकाल तो सकते हो ना। 2 लाख रुपया का टोटल परचेस है और उसमें 10,000 मीटर आया है।
तो 1 मीटर का कितना पे किया, 20 रुपया। ठीक है, ये अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट लिखेंगे। अच्छा, आप कॉस्ट पे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इनवॉइस प्राइस क्योंकि 30 रुपीज पे सेलिंग प्राइस पे कर रहा है तो उस पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि आपको ये इनवॉइस प्राइस पे करना है, तो आप ऑल्टरनेटिव है आपके पास में, आप इसको इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकते हो, कॉस्ट पे भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी भी मिलता है ना ये वाली लाइन सरप्लस वाली, तो इसका मतलब वो इनवॉइस प्राइस वाला रूल है, क्योंकि इतने जितने भी सम किए उसमें वही रूल था। तो हम भी इसको किस पे करेंगे, एट इनवॉइस प्राइस। किस पे करेंगे, एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, डन। इसको भी अपन किस पे करने वाले हैं, एट इनवॉइस प्राइस करने वाले हैं। तो हम इसको एट इनवॉइस प्राइस करेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस निकालनी है, तो ये तुम्हारी कॉस्ट आ गई 20 रुपया, और इनवॉइस प्राइस मतलब सेल करने को बोला 30 रुपए में। क्या ये तुमको समझ में आया। और वैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, और वो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस से ज्यादा में सेल कर रहा है, तो इनवॉइस प्राइस भी दे रखी है, ज्यादा में सेल करेगा, सेलिंग कुछ और हो गया, राइट, डन। तो उसके हिसाब से बेस्ट ये रहेगा कि आप इनवॉइस प्राइस पे करो। अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ कॉस्ट तुम्हारी 20 रुपया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट इज 20 रुपीज, आईपी इनवॉइस प्राइस इज 30 रुपीज पर, ठीक है, मीटर, ये दे रखा है। तो करें शुरू। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना मीटर भेजा है सर, 5000 मीटर भेजा है, 30 रुपए का इनवॉइस प्राइस है, तो 5000 मीटर इंटू 30 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस हो गया, बराबर है। अब आप, मैंने क्या बोला, हमेशा इसकी लोडिंग सामने निकाल दो, तो देखो इसकी लोडिंग निकाल दी है, बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है, आप सिर्फ लोडिंग लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बताओ कितना लोडिंग था आपका क्वेश्चन के हिसाब से। तो सर देखो आपने बताया 20 में लिया, 30 में भेजा, 10 रुपए का लोडिंग हो गया। 10 रुपए का लोडिंग जो है वो पर मीटर है, और आपने भेजा है 5000 मीटर, तो इसके हिसाब से 5000 मीटर इंटू 10 रुपया, 10 रुपये कैसा आया समझ में आया, 30 माइनस 20, तो ये 50,000 रुपया हो गया। तो ये लोडिंग भी आ गया सामने सामने, तो दो चीज तो अपनी हो गई क्लियर। अब आगे देखो, एक्स ने पेड किया 5000 फ्रेट का, 500 पैकिंग का, तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जो अब तक की अपन ने सेम, फ्रेट एंड पैकिंग का कितना 5500, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, दैट इज 5000 प्लस 500, 5000 प्लस 500, ये दोनों का ऐड हो गया, अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या आएगा, वाई सोल्ड 4000 मीटर एट 40 रुपीज पर मीटर। अब उसने सेल तो किया है बट 4000 मीटर किया 40 रुपीज के हिसाब से, वाई इज द कंसाइनी। तो यहाँ पे सेल में 4000 इंटू 40 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 रुपए लिख देंगे, तो बाय वाई अकाउंट आ जाएगा तुम्हारा 1,60,000 रुपीज, डन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कुछ भी नया चीज नहीं है, जो अपन ने जितना सम किए सब में वैसा ही है। एंड इनकम 2000 एज अ सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा। सो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बाय अकाउंट, और सेलिंग एक्सपेंस आ गया 2000। इसके अलावा कमीशन भी आता है, तो कमीशन भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। कमीशन निकालना है, कमीशन के बारे में क्या बोला था, सबसे पहले इस बार इनवॉइस प्राइस नहीं बोला जैसे लास्ट समय बोला था, इस बार इसने सेलिंग प्राइस बोला है। तो सेलिंग प्राइस जो भी है, ठीक है, उसका टोटल सेल्स का 5%, तो टोटल सेल कितना है तुम्हारा 1,60,000। सो नॉर्मल कमीशन इज 1,60,000 का कितना परसेंट बोला है बेटा, 5%। सो 1,60,000 का 5%, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कमीशन आ गया। क्या आ गया, कमीशन। ये कौन सा कमीशन है, दैट इज योर नॉर्मल कमीशन, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 5%, 8,000 का नॉर्मल कमीशन हो गया। अभी ओवरराइडिंग कमीशन देख लेते हैं। तो इसने क्या बोला है कि आपने जो भी प्राइस में सेल किया है मोर देन 30 रुपीज, तो इसने एक्चुअल में 40 रुपए में सेल किया है, तो इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 40, जबकि बोला था 30, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा में सेल किया है। इनटू 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 कितना मीटर किया बताओ, चलो। तो सर इसने टोटल जो सेल किया वो 4000 मीटर किया है, तो इसने 4000 मीटर सेल किया है, बराबर है। तो ये जो है, इसको जो कमीशन मिलेगा वो इस अमाउंट का 20% मिलता है। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 20% ऑफ ये वाला अमाउंट। तो मुझे बताओ कितना आता है, तो 4000 इंटू 10 रुपया, 40,000 एक्स्ट्रा लेके आया, और उसके ऊपर 20% इसको मिलेगा, तो 8,000 रुपये और मिलेगा, तो 8,000 और आ गया। टोटल मिला के इसको मिलेगा 16,000। कितना मिलेगा, 16,000। तो ये देखो 16,000 का कमीशन भी आ गया, डन है। अभी लास्ट में बचा है अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो पूरा जो गेम है ना, इसमें क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही है, इसके अलावा कोई गेम इसमें है नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब ऑब्वियसली आपने इसमें इनवॉइस प्राइस लिए, क्या लिए बेटा, इनवॉइस प्राइस। और जब भी तुम इनवॉइस प्राइस लोगे तो मैंने बताया था क्या करना है, याद है, गर्लफ्रेंड की कसम खिलाई थी, भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तुमको, तो आईपी ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स,
अब मुझे बताओ 5000 मीटर भेजा था, 5000 मीटर आपने कपड़ा भेजा था, उसमें से 4000 बेच दिया, कुछ लॉस वॉस कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, तो 4000 मीटर बेच दिया, तो बचा तुम्हारे पास 1000 मीटर। कितना बचा? 1000 मीटर। और 1000 इंटू इनवॉइस प्राइस मैंने ऊपर भी लिखी थी 30 रुपीज थी, तो 30,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस हो गया। ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, अब मुझे बताओ प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना है? 5500 है। तो 5500 डिवाइड बाय ये जो था वो 1000 मीटर कितने पे खर्चा हुआ था मुझे बताओ? तो ये सर इसने 5000 मीटर भेजा था। कितना भेजा था इसने? 5000 मीटर। तो इसने 10,000 में से 5 तो खुद रखा था, 5 भेजा था, तो ये खर्चा तो 5000 मीटर पे हुआ था ना। तो इनटू अभी 1000 मीटर पड़ा है, तो उसके लिए कितना होगा? क्या ये आपको समझ में आया? राइट, ठीक है। तो 5500 डिवाइड बाय 5000 मीटर इंटू 1000, 1100 रुपया। सो दैट इज योर 31,100 का इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आई थिंक तुम बोलोगे सर क्या मजाक है सर, ये तो हमने हर सम में किया है, इसमें क्या नई बात है? और आप बोलते हो थोड़ा अलग है, नहीं है, क्या है? बस अब गेम शुरू होगा। नॉर्मली दिस इज माई इनवॉइस प्राइस, राइट? दिस इज माई इनवॉइस प्राइस ना, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होगी। अब क्वेश्चन में दिस इज योर इनवॉइस प्राइस, आप इनवॉइस प्राइस रिकॉर्ड करते हो, सामने क्या लिखते हो? लोडिंग लिखते हो, खेल खत्म। बट इस बार इसने आपको मार्केट प्राइस भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे इस बार मार्केट प्राइस भी है। तो मुझे बताओ मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि निकालना है? सब निकालना है। उसने बोला, क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। इसने बोला कि सुनो, तुम्हारी मार्केट प्राइस जो है, तुम्हारी जो मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, पहले वो सुन लो। तो इसने बोला है भाई साहब, owing to the fall in the market price, the inventory of the cost in hand is cloth in hand to be reduced by 10%. आपका इन्वेंट्री का वैल्यू 10% से कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इन्वेंट्री का वैल्यू कम होता है ना बेटा, तो इन्वेंट्री का वैल्यू जब भी परसेंट वाइज कम होगा तो हमेशा कॉस्ट का होता है। किसका होता है? कॉस्ट का, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस तो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो अपने को उसको नहीं देखना, जो वैल्यू कम होता है वो किसका होता है? कॉस्ट का होता है। तो यहाँ पे ऐसे ने भी माना है, हम भी मानते हैं कि किसका होगा? कॉस्ट का ही होगा, लॉजिक भी वही बनता है। तो अपने को इसका वैल्यू कम करना है। अब तुम एग्जाम में क्या करोगे? तुम डायरेक्ट यहाँ पे 10% रेड्यूस करोगे, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है तुम क्या गलती करोगे। यहाँ पे 10% रेड्यूस करोगे और तुम सीधा लिखोगे 3100 और तुम्हारा आंसर आएगा, और जो कि रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा बेटा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा तू नहीं करेगा, समझ में आया ये वाला? तो इस तरह से डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने इसको माइनस किया तो तुमने इनवॉइस प्राइस को माइनस किया है, इनवॉइस प्राइस पे 10% लिया है, जबकि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस की लिंक ही नहीं है, आपको कॉस्ट पे लेना है। किस पे लेना है? कॉस्ट पे। तो तेरा जो कॉस्ट है, मुझे बता, 30,000 रुपए का सामान था, उसका कॉस्ट कितना था सर? 20,000 रुपए। कितना कॉस्ट था उसका? 20,000 रुपए, 20 रुपए पर मीटर था। तो कॉस्ट 20,000 था, प्लस 1100 रुपए का खर्चा था, तो ये एक्सपेंस था। तो टोटल मिला जो तुम्हारी कॉस्ट थी इन्वेंट्री की वो 21,100 थी। यानी अगर यही क्वेश्चन कॉस्ट पे होता तो कितना लिखता? 21,100 लिखता। उसका 10% यहाँ पे करना है, दैट इज 2110। अब जो आएगा दैट इज योर आपका मेन मार्केट प्राइस। तो 31,100 माइनस 2110, 28,990 का ये तुम्हारा रहेगा। तो ये देखो 28,990 का आ गया आंसर। क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, लोडिंग का क्या? लोडिंग तो फिक्स है ना बेटा, 10 रुपए लोडिंग था, प्रॉफिट था पर पे, और तुम्हारे पास कितना बचा है? 1000 मीटर। तो 10 इंटू 1000 कितना होता है? 10,000। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोडिंग तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इन्वेंट्री यानी रिजर्व यानी स्टॉक रिजर्व ही है, तो वो तो सीधा आ जाएगा। नहीं समझा? अरे स्टॉक रिजर्व कैसे आता है याद कर सर, जो भी प्रॉफिट का पार्ट है इंटू अनसोल्ड ना, इससे पहले वाले सब में भी यही किया है। तो 30 रुपए का इनवॉइस प्राइस था, कॉस्ट था 20 का, तो कितना लोडिंग हुआ? 10 रुपए पर यूनिट ना। तो आपके पास इंटू 1000 यूनिट है तो कितना होगा? 10,000। तो इन्वेंट्री रिजर्व तो ऐसे ही आएगा। जो दिक्कत तुमको होनी चाहिए ना वो इसमें होनी चाहिए, ये जो 10% रेड्यूस किया ये वाला। तो अगर तुमको ये समझ में आया ना तो बेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं दूसरे वे से समझाता हूँ। तुमने यहाँ पे 30,000 लिया, तुमने यहाँ पे 1100 लिया, तुम्हारा 31,100 आ गया, ये तुम्हारा आ गया, बराबर है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि 10% आपको कॉस्ट का लेना है। किसका लेना है? कॉस्ट का। तो जब तुम 10% कॉस्ट का लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। अब ये ऑब्वियसली तुमने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिया। किस पे लिया है? इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी तो आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है तुमको लेके आने का, ठीक है। कितना प्रॉफिट लेके आओगे बताओ मुझे?
तो सर 10 रुपए पर यूनिट है, 10 रुपीज पर यूनिट है, इनटू 10 रुपीज पर यूनिट है, इनटू 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 हाँ 10 रुपीज पर यूनिट है, इनटू तुम्हारे पास 1000 यूनिट है, तो 10,000 का जो लोडिंग है वो था जो कि अपन सामने लिखने वाले थे। तो यहां से पहले 10,000 माइनस कर लो, तो अब मुझे बताओ जो 21,100 आएगा वो कॉस्ट आया कि नहीं आया? यस। इनटू इसी का तो 10% कम हो रहा है, तो 2110 जो है वो तुम्हारा कम हो रहा है, तो ये क्या सेम आया कि नहीं आया? यस सर। बस ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे तुम कर सकते हो उसको, राइट। इस तरह से 28,990 यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखना है तुमको। नाउ बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर इज योर प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर इज योर प्रॉफिट, सो फाइनल प्रॉफिट इज 55,490, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, डन। आई थिंक यहाँ तक तुमको कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो वो चीज वही है जो अपन ने की है। इसमें क्या नया था, बस वो 10% जो वैल्यू कम हो रहा है ना, वो चीज नहीं है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने जितना भी पढ़ा है वही पढ़ा है। सर ये स्टॉक रिजर्व का क्या? बेटा वो तो तू मान ले इस क्वेश्चन में 10% 1% नहीं भी होता तो तू क्या करता, मुझे बता। तू 30 रुपए ले रहा है इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट 20 रुपए था, 10 रुपए पर यूनिट था, कितना मीटर बच गया? 1000, तो 1000 इंटू 10 आगे ना आंसर, सिंपल। तो इसका कोई दिक्कत है ही नहीं। डन। अब बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेन। अच्छा यहाँ पे देखो तुमने लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट ना, तो जब इसका P&L अकाउंट बनेगा तो बाय कंसाइनमेंट उधर आएगा कि नहीं आएगा P&L अकाउंट में? यस, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका मेन ओनर जो है, इसका मेन, इसका फाइनली क्या बन रहा है तुम्हारा? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या बन रहा है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। चलो, सबसे पहले इसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसने परचेज किया है। अच्छा, इसने परचेज जो किया वो पूरा आएगा 10,000 मीटर इंटू 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख का। बट इसमें से इसने सामने वाले को कुछ गुड्स भेजा है, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट था, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे आएगी क्योंकि कम हो गया है। इसने 5,000 मीटर भेजा है, कितने के हिसाब से? 20 के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। ये हमेशा ना बेचारा कॉस्ट पे बनाता है। किस पे बनता है ये? इसका हमेशा कॉस्ट पे, ट्रेडिंग P&L। तो इसमें आपको इनवॉइस प्राइस का खेल खेलना ही नहीं है। 2 लाख 1 लाख ये हो गया। इसके अलावा भी इसने कुछ मीटर सेल भी किया है, डायरेक्ट वाला। क्या सेल किया बताओ? 4,000 मीटर एट 40 रुपीज पर हिसाब से, नहीं सॉरी, ये तो उसने किया है, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा था ये 3,000 मीटर 30 के हिसाब से। तो 3,000 मीटर जो है इंटू 30 के हिसाब से यहाँ पे 90,000 जो है ये भी आ गया इसका सेल। डन। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो देखो 10,000 में से 5,000 तो भेजा, 3,000 सेल हो गया, तो कितना बच गया? 2,000 मीटर। तो 2,000 मीटर बचा है, और इंटू इसका कॉस्ट था कितने का था? एक का 20 रुपया, तो 40,000 आएगा कि नहीं आएगा? यस। बट याद है ये भी तो स्टॉक है, इसमें भी तो 10% कम होगा। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लिया है, उधर इनवॉइस ली थी, इसके लिए गड़बड़ हुई थी। यहाँ पे कॉस्ट ही है, तो सीधा 10% ऑफ कॉस्ट ले लो, 4,000 रुपया, सीधा माइनस कर लो, 36,000 हो गया। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, डन। अभी यहाँ पे बचा हुआ 26,000 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज ग्रॉस बैलेंसिंग फिगर। और ये जीपी यहाँ पे आ गया 26,000। मैंने बोला था कंसाइनमेंट पे P&L अकाउंट भी होता है, तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। इसने कुछ खर्चा किया था 3,000 का, जो क्वेश्चन में दे रखा था कि देखो ये 3,000 का खर्चा किया है, ये 3,000 भी आ गया। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 78,490। बस खत्म हो गया। तो मैं वापस बता रहा हूँ, इस सब में फोकस किस पे करना है? क्या आपको गुड सेंड वगैरह पे करना है? नहीं सर, वो तो हम बचपन से करता है, तो कुछ नहीं करना है अपने को। कमीशन वमीशन में निकाल दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जो समझने वाली चीज है वो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना। तो आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले एक बार इस क्लोजिंग स्टॉक की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में, ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, बराबर है? हाँ। उसके बाद यहाँ पे भी तुम गलती कर सकते हो, 2 गलतियां मैंने बता दी, एक तो वहां पे, एक यहाँ पे। ये 2 मिस्टेक तुम एग्जाम में डेफिनेटली करोगे अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो। और अगर ICAI को टफ पेपर देना रहा तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन देंगे। क्या ये आपको समझ में आया? डन। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना 10% रेड्यूस वाला, तो दिमाग में ये चीज रखना कि 2 जगह पे हमको 10% कम करना है और कॉस्ट पे करना है। इसका कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये तो कॉस्ट पे था। दिक्कत हमको इसका हुआ बिकॉज इसमें ये इनवॉइस प्राइस ली थी। क्या ली थी अपन ने? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था IP, इनवॉइस प्राइस। और जो लेस होता है ना 10% ऑफ कॉस्ट होता है, तो ये इनवॉइस प्राइस, ये कॉस्ट है, कैसे हिसाब चलेगा? तो दिमाग में ऐसे समझना कि अगर मान लो ये मैं कॉस्ट पे करता तो क्या होता, तो 20,000 कॉस्ट आती, 1,100 खर्चा आता प्रोपोर्शनेट, 21,100 होता, उसी का 10% करने का है, तो 2110 आ गया। अब लेस कर दो, काम खत्म। तो ये जो कैलकुलेशन किया ना, ये हमने ये मांग के किया कि अगर यही सम कॉस्ट पे होता तो दिक्कत नहीं होती, तो कॉस्ट पे कैसे करते हैं वो सम किया है। डन। तो गाइज ये था आपका चैप्टर, नाम है इसका कंसाइनमेंट।
तो अब देखो लास्ट में मैं इतना प्रमोशन तो किया नहीं हूँ, मैं आपको लेक्चर में टाइम वेस्ट करके बड़ा बड़ा बताता नहीं हूँ, बट अगर आपको ये अच्छा लगा है ना, समझ में आए ना, तो भैया एक कमेंट बनता है मेरे लिए, ठीक है। तो एक कमेंट बता दो कि तुमको कैसा लगा, ये अच्छा लगेगा मुझे। और दूसरा, अगर तुम सीए, भगवान करे जल्दी से तुम पास हो जाओ सीए फाउंडेशन से। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो सीए इंटर में मेरे वीडियो अवेलेबल है काफी कम प्राइस पे, ठीक है, एकदम छोटा सा प्राइस है, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं सीए इंटर में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और बाकी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके क्लिक करके देख लो यार।